बचपन से मेरी मॉम ने मुझे बताया था, बाहर हजारों लगियां हैं, अगर कोई चीट करे तो उसे चेंज कर दो। इसलिए जब मैंने अपनी 3 साल की गर्लफ्रेंड को देखा भारी बारिश में किसी और लगे के लिए अम्ब्रेला पकड़े हुए, और उसे लग रहा था कि वो बहुत अच्छे से हाइड कर रही है, मैंने बिना एक वर्ड बोले कामली फोटोज क्लिक कर ली। मैंने सीधा उसका और उस जूनियर लड़के का वीडियो और चैट्स पूरी जिंगदा यूनिवर्सिटी में वायरल कर दिया। न्यूज फैलते ही हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स के कमेंट से स्क्रीन ब्लास्ट हो गई। उनके इस रिएक्शन से मुझे कोई सरप्राइज नहीं हुआ। आखिर किसे नहीं पता था कि शाओ जाजा मेरे लिए कितनी क्रेजी थी। उसने पूरे 2.5 साल तक मुझे चेस किया, 8 टाइम्स रिक्वेस्ट की, तब जाकर मैंने हाँ बोला था। मैं अपडेट्स घूरता रहा। अचानक मुझे लगा जैसे उसका वो 100% प्यार बेरहमी से 2 हिस्सों में टूट गया है, आधा मेरे लिए और आधा सीक्रेटली किसी और को दे दिया। मैं उससे कन्फ्रंट करने नहीं गया और ना ही मैंने कोई ड्रामा क्रिएट किया, बस चुपचाप अपने सारे सोशल अकाउंट्स डिलीट किए, अपना लगेज पैक किया और बिना पीछे मुड़े हमारा वो अपार्टमेंट छोड़ दिया। अगले दिन सुबह सुबह शाओ जाजा को उसकी बेस्टी का कॉल आया। शाओ जाजा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये सुनकर शाओ जाजा एकदम शॉक हो गई, लेकिन उसकी बेस्टी ने उसे सोचने का टाइम ही नहीं दिया और सीधा चिल्लाने लगी। शाओ जाजा को जब अपनी बेस्टी से इतनी डांट पड़ी तब जाके उसे बातों का मेन पॉइंट समझ आया। वो झटके से खैरी हो गई। तुम्हारा मतलब क्या है? क्लियर बताओ। मैं पूछ रही हूं, तुम अभी कहां हो? शाओ जाजा ने जवाब देना चाहा, पर अचानक याद आया कि वो अभी लूली के साथ हॉस्पिटल में है। उसके होठों पर बात आते आते रुक गई और उसकी बेस्टी को अच्छे से पता था कि वो चुप क्यों है। उसका गुस्सा और भड़क गया। तुम अभी भी हॉस्पिटल में हो? जरा यूनिवर्सिटी नेटवर्क चेक करो। ये सुनते ही शाओ जाजा का दिमाग जैसे ब्लास्ट हो गया। उसे अचानक याद आया कि कल रात उसका मेरे साथ प्लान था, लेकिन लूली को हॉस्पिटल लाने के बाद वो इतनी बिजी हो गई कि सब भूल गई। तो शन्मो का क्या हुआ? क्या वो पूरी रात केक शॉप पर मेरा वेट करता रहा? और सबसे बड़ी बात, उन फोटोज को देखकर शन्मो क्या सोचेगा? उसने घबराहट में कॉल कट किया और तभी उसे काउंटलेस मिस्ड कॉल्स दिखे, जो सारे के सारे मेरे थे। उस पल शाओ जाजा ने कसकर अपना सीना पकड़ लिया। उसने जल्दी से मेरा चैट बॉक्स ओपन किया और मेरी मीटिंग वाली मैसेज देखी। वो मुझे कॉल करके एक्सप्लेन करने ही वाली थी कि तभी पास बैठे लूली ने उसका हाथ पकड़ लिया। जाजा सिस्टर, क्या आप यहां मेरे पास रुक सकती हैं? शाओ जाजा ने कुछ नहीं कहा, बस रूथलेसली लूली का हाथ झटक दिया। इस वक्त उसकी कॉमन सेंस उसे बता रही थी कि अगर वो मेरे दिए गए टाइम पर, मेरे भेजे गए लोकेशन पर नहीं पहुंची तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। लेकिन जब उसे याद आया कि कैसे मैंने उसे आग से बचाकर बाहर निकाला था, तो शाओ जाजा का घबराया हुआ दिल थोड़ा काम हो गया। नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे लिए वो आग में कूद गया था, तो इस छोटी सी बात पर मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? वक्त बीतता गया और मैं अपने सामने वाली खाली सीट को घूरता रहा। 10 मिनट, फिर 10 मिनट। शाओ जाजा नहीं आई और अब हमारे तय किए हुए टाइम से पूरा 1 घंटा ऊपर हो चुका था। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, पर इतनी भी नहीं। मैं उससे फेस टू फेस ब्रेकअप करना चाहता था, लेकिन शायद किसी को पीसफुली अलग होना पसंद नहीं। ये सोचकर मैंने अपना फोन उठाया और अपनी एडिट की हुई पोस्ट टाइमलाइन पे डाल दी। कुछ मिनट्स बाद चिंगदा यूनिवर्सिटी का नेटवर्क फिर से ब्लास्ट हो गया। किसी ने मेरे पोस्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया था, जिस पर लिखा था हैप्पी सिंगल लाइफ। मैंने उस वायरल होते यूनिवर्सिटी नेटवर्क की परवाह नहीं की और सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने ड्राइवर को गाड़ी वापस विल्ला ले जाने को कहा। आंटी जाओ को अपनी डिटेल्स दी और फोन स्विच ऑफ करके फ्लाइट में बैठ गया। मेरी फ्लाइट टेक ऑफ करने के पूरे 3 घंटे बाद शाओ जाजा ने हॉस्पिटल छोड़ा, लेकिन उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि उसे मेरे सिंगल होने की न्यूज मिलेगी। शौक में उसने मेरी टाइमलाइन ओपन की, लेकिन वहां उसे सिर्फ एक ब्लैंक लाइन दिखी। ये देखकर शाओ जाजा एकदम सुन्न बढ़ गई। उसे डाउट हुआ कि क्या मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है या डिलीट। घबराकर उसने मेरे नंबर पे कॉल मिलाया, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक कोल्ड मैकेनिकल वॉइस बार बार बज रही थी। शाओ जाजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस सिचुएशन में फंस गई है। मुझे कांटेक्ट ना कर पाने के इस पल में उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया पलट गई हो और सब कुछ कलरलेस हो गया हो। एक आयरी होप के साथ जब वो मेरे भेजे गए एड्रेस पर पहुंची तो शाओ जाजा ने पागलों की तरह चारों तरफ देखा, इस उम्मीद में कि मैं कहीं दिख जाऊं, लेकिन नहीं, वहां हर कोई था सिवाय मेरे। ये कॉफी शॉप शाओ जाजा ने स्पेशली मेरे लिए ओपन की थी। हमारी सबसे ज्यादा डेट्स यहीं होती थी। वो उस जानी पहचानी जगह को देखती रही, जैसे हर टेबल पर हमारे साथ बैठकर हंसने और बातें करने का सेने चल रहा हो। लेकिन अगले ही पल वो इल्यूजन टूट गया। शाओ जाजा ने स्टाफ को ढूंढा और खुद को काम दिखाते हुए पूछा कि मैं कहाँ हूं। यंग मास्टर शन यहां 2 घंटे बैठे थे, फिर चले गए। उन्होंने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। वो कब गए मुझे सोचने दीजिए।
शायद 10:30 के आसपास। ये टाइम सुनकर श्याओ जाजा ने नीचे अपने फोन को देखा। उस पर मेरी मैसेज थी, रात 9:30 बजे कॉफी शॉप पर मिलने का प्लान। लेकिन अभी दोपहर के 2 बज रहे थे और मैं अपने टाइम पर पहुंचने के बाद भी पूरे 1 घंटे तक उसका वेट करता रहा। उस 1 घंटे में शेनमो क्या सोच रहा होगा? उसने ऐसा क्या डिसीजन लिया कि उस 1 घंटे के अंदर जब मैं नहीं आई तो उसने मुझे कांटेक्ट करने की एक भी कोशिश नहीं की। हालांकि वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस पल श्याओ जाजा का सारा कॉन्फिडेंस चूर चूर हो गया। उसे अब समझ आ रहा था कि मैं सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हूं। शेनमो जो अब कर रहा है, क्या उसने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया? ये ख्याल आते ही श्याओ जाजा की आंखों में आंसू आ गए और उसके दोनों हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। एक जिंदा लाश की तरह वो वापस अपनी गाड़ी में लौटी। कांपते हाथों से वो लगातार मुझे कॉल करती रही। पता नहीं कितना टाइम बीत गया। पैसेंजर सीट पर रखा उसका दूसरा फोन भी वाइब्रेट होने लगा। शायद लूली इस फोन पर कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो उसके स्पार फोन पर कॉल कर रहा था। लेकिन श्याओ जाजा का फोन उठाने का कोई मन नहीं था। उसकी छाती में घुटन हो रही थी, सिर फटने लगा था और आंखें इतनी जल रही थी कि पलक झपकाना भी मुश्किल लग रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। श्याओ जाजा गाड़ी चलाकर मेरे घर आना चाहती थी, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए हाथों में जरा भी ताकत नहीं बची थी। उन चंद सेकंड्स के सन्नाटे में उसकी बेस्टी का कॉल आ गया। श्याओ जाजा ने तुरंत फोन उठाया और उसके मुंह से पहला वर्ड निकला, मेरी हेल्प करो। फोन के उस पार उसकी बेस्टी एक पल के लिए सुन्न हो गई, फिर एक गहरी सांस लेकर मान गई। अपनी लोकेशन बताने के बाद श्याओ जाजा को जैसे अपना दर्द बाहर निकालने का रास्ता मिल गया। वो रोते हुए बरबराई, मैं शेनमो को कांटेक्ट नहीं कर पा रही, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, वो जरूर बहुत हर्ट होगा, इसीलिए वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। तुम्हें पता था, तुम बस ग्रीडी हो, तुम बस लालची हो। श्याओ जाजा, अगर हम बचपन से साथ बड़े ना हुए होते तो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं भी तुमसे नफरत करती। बेस्टी की बातें भले ही चुभने वाली थी, लेकिन श्याओ जाजा ने कोई पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। वो खुद से पूछ रही थी, मैंने उसे धोखा क्यों दिया? आखिर ये सब शुरू कब हुआ? शायद तब से, जब मैं सबके लिए एक परफेक्ट इंसान था जिसे सब एडमायर करते थे, लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ वो स्पेशल थी। चाहे कोई भी टाइम हो, कोई भी जगह, अगर वो वहां है तो मेरी नजरें सिर्फ उसी पर टिकती थी। जब भी उसे मेरी जरूरत होती, मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके पास पहुंच जाता था। उसके सामने मैं कभी नखरे नहीं दिखाता था, बस बिना शिकायत किए सब करता 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 था। दूसरों की नजरों में मैं चाहे कितना भी शार्प और स्ट्रिक्ट था, उसके सामने मेरी कोई लिमिट्स नहीं थी। इसलिए जब लूली जैसा बिल्कुल अलग नाचर वाला इंसान आया तो श्याओ जाजा का ध्यान भटक गया। मेरे मुकाबले जिसे कोई खास डिजायर नहीं थी, लूली को सैटिस्फाई करना बहुत आसान था। अगर वो उसे जरा सी भी अटेंशन दे देती तो लूली पूरे महीने खुश रहता। इस अजीब सी अचीवमेंट वाली फीलिंग ने उसे लूली के करीब आने से नहीं रोका। वो मेंटली डिस्ट्रैक्ट होने लगी, मुझसे झूठ बोलने लगी और अपना ज्यादातर टाइम लूली को देने लगी। लेकिन मेरी क्या गलती थी? श्याओ जाजा को आज से पहले अपनी घटिया हरकतों और शर्मिंदगी का इतना एहसास कभी नहीं हुआ था। वो बेजान सी होकर ड्राइविंग सीट पर पीछे टिक गई। जब उसकी बेस्टी वहां पहुंची तो उसने श्याओ जाजा को इसी अधमरी हालत में देखा। उसके कपड़ों से आ रही हॉस्पिटल की दवाइयों की स्मेल सूंघकर बेस्टी ने डिस्गस्ट से अपनी नाक बंद कर ली। मुझे मत बताना कि तुम इसी गंदे हुलिये में शेनमो से मिलने जा रही थी। अपनी बेस्टी की आवाज सुनकर श्याओ जाजा होश में आई। कुछ पल बाद उसने हल्की सी मुस्कान दी, मैं खुद को फिक्स करके फिर उससे मिलने जाऊंगी। उसकी ये हालत देखकर बेस्टी भी कुछ बोल नहीं पाई। वो उसे होटल ले गई, उसे क्लीन अप करवाया और फिर मेरे घर की दरवाजे पर आधा घंटा वेट करने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया। आखिरकार श्याओ जाजा डरते डरते कुछ कदम आगे बढ़ी और फिंगरप्रिंट अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी उंगली रखी, वेरिफिकेशन फेल्ड की वार्निंग आ गई। ये मैकेनिकल आवाज सुनकर श्याओ जाजा वहीं जम गई। उसने हार नहीं मानी और दोबारा ट्राई करना चाहा, लेकिन तभी पीछे से आंटी जाओ की आवाज आई, मिस जाजिया, जाओ आंटी, मैं शेनमो को ढूंढने आई हूं। मुझे पता है यंग मास्टर एक ट्रिप पर बाहर गए हैं, वो अभी कुछ दिन घर पर नहीं रहेंगे। वो कब लौटेंगे ये मुझे भी नहीं पता, और कल से मैं भी कुछ दिनों के लिए फॉरेन ट्रिप पर जा रही हूं, तो अब आपको यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। एंटी जाओ को अपनी बात खत्म करके अंदर जाते देख श्याओ जाजा ने उन्हें घबराकर रोक लिया। आंटी, क्या आप प्लीज मेरी हेल्प कर सकती हैं? मुझे उससे कुछ बात करनी है, प्लीज। ये यंग मास्टर का ऑर्डर है, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती।
मिस शाओ, आप यंग मास्टर को इतने सालों से जानती है, आपको उनका टेम्पर पता होना चाहिए। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि आपने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से यंग मास्टर इतने रूथलेस हो गए। और हमारे यंग मास्टर ने बचपन से लेकर आज तक कभी कोई तकलीफ नहीं सही है। आप पहली इंसान हैं जिसने उन्हें इतना रुलाया है। मुझे उम्मीद है आपको बाद में पछतावा नहीं होगा। शाओ जाजा का गला जैसे चोक हो गया। वो काफी देर तक एक वर्ड नहीं बोल पाई। रही बात आंटी जाओ के सवाल की, तो उसके पास ना तो जवाब था और ना ही जवाब देने की हिम्मत। जैसे ही उसके सामने का दरवाजा दोबारा बंद हुआ, शाओ जाजा की लाल आंखों से आयरकार आंसू छलक बदे। उसके कसकर बंधे हाथ पीले पड़ गए थे और वो लगभग गिरने ही वाली थी। उसकी बेस्टिए ने उसकी ये हालत देखी, लेकिन वो बस एक गहरी सांस ही ले सकी। उसे और शाओ जाजा दोनों को क्लियर था कि आज वो मुझसे नहीं मिल पाएंगे, और फ्यूचर का क्या होगा ये सोचने की भी शाओ जाजा में हिम्मत नहीं थी। उसी वक्त दूसरी तरफ गंगचंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेरी नजर अचानक एक मोटे अमीर से दिखने वाले आदमी पर पड़ी, जो एक लगरी को हरास कर रहा था। वो जबरदस्ती उस लकती का नंबर मांग रहा था और रिजेक्ट होने पर जानबूझकर उसे टच करने लगा। फिर उसने सीधा उस लकती को गोल्ड डिगर बोलकर तमाशा बना दिया। आसपास के सब लोग बस तमाशा देख रहे थे। मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं उसकी हेल्प करने पहुंच गया। मैंने बस कुछ ही लाइंस बोली थी कि वो आदमी भड़क गया और गालियां देने लगा। मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैंने सीधा हाथ छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए आए और हमें घेर लिया। उसी वक्त कुछ दूरी पर मौजूद वाइप लाउंज से कुछ जोड़ी आंखें इस पूरे सीन को देख रही थी। ये लड़का बोलने में बहुत शार्प है। हाँ, शार्प तो है, लेकिन अब इसके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। गंगचंग एयरपोर्ट पर हाथ उठाना। गंगचंग एयरपोर्ट पर लड़ाई करना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, पर छोटी बात भी नहीं है। अगर उस पीटे हुए आदमी ने ड्रामा किया तो इसे कुछ दिन पुलिस स्टेशन में बिताने पड़ सकते हैं। हैन सिस्टर, क्या हमें हीरो की तरह उसे बचाने जाना चाहिए? रिलैक्स, उसे हमारी जरूरत नहीं है। ये सुनकर जांग युयाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कुछ बोलना चाहा कि तभी उसने मुझे किसी को कॉल करते देखा। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स के लीडर ने वॉकी टॉकी पर कुछ कहा और बहुत रेस्पेक्टफुली मुझे बाहर जाने का रास्ता दे दिया। मेरे जाने के बाद उन्होंने उस आदमी को, जो दर्द से जमीन पर पड़ा था, सीधा घसीटकर बाहर निकाल दिया। हन सिस्टर, आपको कैसे पता था कि उसे कुछ नहीं होगा? जब वो लड़का फ्लाइट से उतरा तो एयरलाइन स्टाफ उसे खुद बाहर तक एस्कॉर्ट करके लाया था। अगर स्टाफ उसे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है तो इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, उसका कोई और स्टेटस भी है। एयरपोर्ट के बाहर वो लगरी इतनी ग्रेटफुल थी कि मुझे ट्रीट देने की जिद करने लगी। मैं उसे मना नहीं कर पाया। जब मैंने होटल में चेक इन किया तब तक रात के 8 बज चुके थे। अपने फोन की बैटरी को लगातार आ रहे कॉल्स की वजह से ड्रेन होते देख मैंने डिस्कस से अपना मुंह फेर लिया। फिर मैंने फोन चार्ज पर लगाया और साथ ही मॉम डैड को कॉल करके अपने सेफ पहुंचने की अपडेट दी। अगले दिन मॉम डैड ने मुझे अपनी बहन शेन चिंगयुए को होटल का एड्रेस भेजने को कहा ताकि वो मुझे कुछ सामान भिजवा सके। जैसे ही मैंने कॉल कट किया, एक और कॉल स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा। मैंने झल्लाते हुए एक आवाज निकाली। भले ही वो अननोन नंबर था, लेकिन मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी कि ये कॉल भी नहीं उठाऊंगा। लेकिन अचानक कॉल कनेक्ट हो गया। कॉल स्क्रीन को देखकर शाओ जाजा की हार्ट बीट एक सेकंड के लिए रुक गई। तुम ठीक हो? अभी एक दिन भी नहीं बीता था और शाओ जाजा की हालत किसी जिंदा लाश जैसी हो गई थी। लाल आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे और शरीर में कोई एनर्जी नहीं बची थी। मुझे वो दिख नहीं रही थी, पर अगर दिख भी रही होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस शाओ, क्या तुम थकती नहीं हो? 99+ मिस्ड कॉल्स। अगर मेरे फोन की क्वालिटी अच्छी ना होती तो मुझे लगता है मेरा फोन क्रैश ही हो जाता। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। जो भी बात है हम फेस टू फेस क्लियर कर लें प्लीज। तुम्हें मुझसे क्या कहना है? ये कि तुमने मेरे पीछे लूली के साथ कैसे फ्लर्ट किया, या ये कि तुम्हारी वो सीक्रेट लव स्टोरी कितनी एक्साइटिंग थी, या फिर ये कि भले ही तुमने चीट किया हो लेकिन तुम्हारी लाइफ का ट्रू लव सिर्फ मैं हूं। शाओ जाजा, तुम्हारी इन अपॉलॉजीज की मेरे लिए रत्ती भर भी वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है शेनमो, मेरे और लूली के बीच कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था, बस वो एक हग था और कुछ नहीं। प्लीज मुझे एक चांस दे दो। के उसके लिए मुझे ढूंढना ही उसकी दुनिया का इकलौता मकसद बन चुका था। इसीलिए वो पागलों की तरह मुझे कांटेक्ट कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बदले में उसे सिर्फ मेरी गालियां ही मिलेंगी। शाओ जाजा इससे पहले कुछ और बोल पाती। फोन पर सिर्फ बीप बीप की टोन गूंजने लगी। उसने झटके से रीडियल किया, लेकिन देखा कि मैंने वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। हार मानकर उसने फिर से दूसरे नंबर से कॉल मिलाया। मैं फोन स्क्रीन पर फिर से कॉल आते देख रहा था। मॉम डैड को किए वादे की वजह से मैं फोन स्विच ऑफ नहीं कर सकता था, इसलिए बाहर निकलते ही मैंने सबसे पहला काम यह किया कि टेलीकॉम स्टोर जाकर एक नया सिम कार्ड लिया।
फिर मैंने मॉम डैड को अपना नया नंबर मैसेज किया और पुराने कार्ड को डीएक्टिव करवा दिया। इसके बाद मैप की रिकमेंडेशन फॉलो करते हुए मैं एक क्लब के दरवाजे पर पहुंचा। कुछ मिनट्स बाद जांग युयाओ बारटेंडर के पीछे पीछे मेरी तरफ आती हुई दिखी। उस वक्त मैं बार काउंटर के रोटेटिंग चेयर पे बैठा अपना फोन घुमा रहा था। उसने आंखें उठाकर एक जम्हाई ली, फिर अचानक उसके कदम रुक गए और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? जांग युयाओ का दिल जोर से धड़का, फिर वो मेरे पास आकर खैरी हो गई। मैं इस क्लब की मैनेजर हूं। हैंडसम, बताओ तुम्हें क्या काम है? कोस्ट लाइन के पास वाले सारे बूथ्स मैंने बुक कर लिए हैं। क्लब के अंदर आने के बाद ही मुझे पता चला कि स्टोन स्ट्रीट का एंड सीधा कोस्ट लाइन पर खुलता है। वहां बैठने से पूरे बीच का व्यू एकदम क्लियर दिखता है। मेरी आदत थोड़ी अजीब है, मुझे शोर के बीच शांति बहुत पसंद है। जांग युयाओ ने मेरी नजरों का पीछा करते हुए क्लब के वेस्ट साइड की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दी। तुम थोड़े ज्यादा ही बॉसी हो रहे हो। वो आर्या हमारे क्लब का बेस्ट स्पॉट है और तुम अकेले उसे कैप्चर करना चाहते हो। अगर तुम इतने हॉट नहीं होते तो मैं तुम्हें अभी बाहर फिकवा देती। मैंने उसकी तरफ अपनी उंगलियों के बीच एक कार्ड निकाल लिया। पैसे कमाने हैं या नहीं? जांग युयाओ मेरे हाथ में कार्ड देखकर मुस्कुरा दी और अपनी आंखें छोटी कर ली। उसने वो कार्ड लिया और अपने पीछे खड़े वेटर को दे दिया। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम्हें कितने टेबल्स चाहिए? 10 मीटर्स के रेडियस में। जांग युयाओ ने बिना झिझक हाँ कह दिया और एक इशारा किया। तुरंत ही स्टाफ ने वो एरिया क्लियर करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में कोई मुझे फ्रेंच विंडो के पास ले गया। सिस्टर याओ, आपने उसकी डिमांड क्यों मान ली? क्लब में पैसों की कोई कमी थोड़ी है। ये सुनकर जांग युयाओ ने उसे घूरा। उसे एयरपोर्ट का वो सीन याद आया जहां एक खास मैडम की नजरें मुझ पर से हट ही नहीं रही थी। उसने मजे लेते हुए कहा, मुझे डर है कि कोई मुझे डांट ना दे। जब वो दूर चली गई तब जाके उस सवाल पूछने वाले लड़के को समझ आया कि जांग युयाओ का मतलब क्या था। जांग युयाओ को इस बात की परवाह नहीं थी कि क्लब के लोग क्या सोच रहे हैं। वो तेजी से लिफ्ट में घुसी और सेकंड फ्लोर पर चली गई। फिर वो बिना रुके सीधे वीआईपी रूम में भागी। गैस करो मुझे नीचे कौन मिला? लेकिन दरवाजा खोलने पर उसने ये देखकर उसने मुंह बनाया, एक आलसी जम्हाई ली और खुद भी आंखें बंद करके लेट गई। आधे घंटे बाद लेंग युए ने उसे थपथपाकर जगाया। चलो नीचे चलकर कुछ खाते हैं। जांग युयाओ जम्हाई लेते हुए नींद में उन दोनों के पीछे पीछे बाहर निकली। रूम का दरवाजा बंद करते ही जांग युयाओ को एकदम होश आया। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने गू चिंगहान को सामने खड़े होकर नीचे देखते हुए पाया। उसकी नजर जहां थी उसे देखकर जांग युयाओ ने अपना माथा पीट लिया। हन सिस्टर, मैं आपको बताना भूल गई, वो पूरा एरिया उस लड़के ने बुक कर लिया है जहां वो लोग हमेशा खाना खाते थे। वो बार काउंटर भी मेरे 100 मीटर रेडियस के अंदर आ चुका था। इस वट हॉल के 1/3 गेस्ट्स मेरी टेबल के सामने लाइन लगाए खड़े थे। जो लाइन में नहीं थे उनका फोकस भी मेरी ही तरफ था। यहां तक कि कई लगे भी तमाशा देखने आ गए थे। मैं भी किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा था। जो भी लाइन में खड़ा है, अगर उसके लुक्स और फिगर अच्छे हैं तो कोई भी मेरे सामने बैठकर मेरे साथ एक गेम खेल सकता है। अगर हो जीते तो मेरा कांटेक्ट नंबर ले सकते। उस वक्त भी 2 लड़कियां बाहर बीच की तरफ दौड़ने गई थी। जब जांग युयाओ ने देखा कि नीचे क्या चल रहा है तो वो बुरी तरह शॉक हो गई। ये लड़का तो बहुत बड़ा प्लेयर निकला। लेंग युए ने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन गू किंगहन अपनी नजरें हटाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। पता नहीं क्यों जांग युयाओ को अचानक वहां ठंड लगने लगी। उसने जानबूझकर लेंग युए को टक्कर मारी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ अजीब चल रहा है? तुमने तो हमारी खाने की जगह भी बेच दी, अपना दिमाग भी बेच देती। गू किंगहान को वेब रूम में खाने की स्मेल पसंद नहीं थी, इसलिए वो हमेशा फर्स्ट फ्लोर पर खाते थे। जान युएयो को अच्छे से पता था कि लेंग युए क्यों गुस्सा है, इसलिए वो मारी मांगने के लिए उसके पीछे भागी। मैं जाकर उससे बात करती हूँ, हमारे खाने के लिए एक टेबल मांग लूंगी। जांग युयाओ को लेंग युए के कोल्ड बिहेवियर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नीचे पहुंचते ही वो भागते हुए मेरे पास आई, मुझे ग्रीट किया और मेरे सामने बैठ गई। आज ड्रिंक्स फ्री है, क्या हम खाना खाने के लिए तुम्हारी टेबल शेयर कर सकते हैं? मेरी यहां मिलते ही जांग युयाओ तुरंत मेरी साइड वाली सीट पर गई और गू किंगहान और लेंग युए को हाथ हिला के बुलाया। लेंग युए ने दबी आवाज में कंप्लेन की, ये इस क्लब की ओनर है और इसे खाना खाने के लिए भी कस्टमर से सीट मांगनी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ गू चिंगहान को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने मेरी तरफ से अपनी नजरें हटाईं और जांग युयाओ के पास आकर बैठ गई। जब तक ऑर्डर आ रहा था, जांग युयाओ मेरे पास वाले सोफा पर टिक कर बैठ गई और मुझे उन लोगों के साथ डाइस खेलते हुए देखने लगी जो मुझसे फ्लर्ट करने आ रहे थे। टाइम बीतता गया, अब मेरे सामने बहुत कम लोग बचे थे और कोई भी मुझे हरा नहीं पाया था। ये देखकर मैंने बोरे होकर एक जम्हाई ली और वहां से जाने के लिए उठा। मेरी ये मूवमेंट देखकर जांग युयाओ तुरंत बीच में ही बोल पड़ी,
तुम जा रहे हो क्या? बहुत बोरिंग लग रहा है। एक काम करो, तुम हमारे साथ गेम खेलने का सोच सकते हो। हान सिस्टर की डाइस स्किल्स बहुत कमाल की है। यह सुनकर मेरे कदम रुक गए। मैंने मुड़कर उस लगी को देखा जो सिर झुकाए अपने फोन में लगी हुई थी। सच कहूं तो मैंने आज तक जितनी भी लड़कियां देखी हैं उनमें से ये मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगी थी। शायद उसे मेरी नजरें फील हो गई थी। फोन चलाती हुई गू किंग हान ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। हमारी नजरें मिली। मैंने उसे एक कॉन्फिडेंट नोट दिया और चलकर उसके सामने पहुंच गया। खेलना है? यह सुनकर गू किंग हान ने हल्की सी स्माइल दी। जानते हुए भी पूछ रहे हो क्या खेलना है? मेरी तरफ इतना बड़ा हंगामा हो रहा था, क्या इस लगी ने नोटिस नहीं किया? हो भी सकता है आयर वो अपने फोन में जो बिजी थी। मैंने थोड़ा सोचा और मेरा सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। वैसे भी मैं यहां सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि थोड़ी देर पहले इसकी नजरें मुझ पर थी। लेकिन जब उसे इंटरेस्ट ही नहीं है तो छोड़ो, यही सोचकर मैंने एक पोलाइट स्माइल दी। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। इतना कहकर मैं वहां से मुड़ गया। गो किंग हान मुझे वापस जाते हुए देखने लगी और अचानक उसके दिल में कुछ हुआ। उसके मुंह से झटके से निकला, खेलते हैं। मैंने ये सुन लिया था, लेकिन मैंने इग्नोर करने की एक्टिंग की। पर जांग युयाओ मुझे ऐसे जाने नहीं देना चाहती थी। वो भागकर मेरे सामने आई और मेरा रास्ता रोकते हुए हेड़बड़ाहट में बोली, मैं खेलूंगी। हन सिस्टर ने खेलने को कहा है, मैं उनके साथ नहीं खेलूंगी। तुम्हारे साथ खेलूं तो चलेगा। ये बात सुनकर लेंग्यू एकदम शॉक हो गई। लेकिन अगले ही सेकंड जब उसने गू किंग हान की घूरती हुई नजरें देखी तो वो तुरंत समझ गई और जोर जोर से सिर हिलाने लगी। मुझे खेलना नहीं आता, तुम मेरी हान सिस्टर के साथ ही खेलो। वो बहुत कमाल की प्लेयर है। वो मुंह से तो तारीफ कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ रिक्वेस्ट दिख रही थी। ऊपर वाला ही जानता था कि गू किंग हान मुश्किल से ही किसी को मुड़र कर दोबारा देखती है। अगर जांग युयाओ की वजह से ये मौका हाथ से निकल जाता तो ना जाने क्या होता। हालांकि हमारी ये पहली मीटिंग थी, लेकिन मैं तुरंत उसका इशारा समझ गया। मेरा कोई खास मन नहीं था, इसलिए मैंने पोलाइटली मना करना चाहा, लेकिन वो मेरे साथ खेलना नहीं चाहती। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बस एटीट्यूड दिखा रही है, समझ रहे हो ना? ये सुनकर मेरे चेहरे पर अचानक एक स्माइल आ गई। मैंने पलटकर गू किंग हान की तरफ देखा, जो इस बात से एम्बारस होकर एकदम स्टिफ हो गई। उसका वो इग्नोर करने वाला एक्सप्रेशन देखकर मेरी हंसी और भी ज्यादा छूट गई। मैं वापस उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया और टेबल पर रखा डाइसे कप हिलाया। तो कैसे खेलना है? गू किंग हान थोड़ा आगे की तरफ झुकी। बेस्ट ऑफ 3 तुम्हारे रूल्स के हिसाब से। जो हारा वो बाहर जाकर बीच का एक राउंड लगाएगा और जो जीता उसे कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। डन। मैंने कहा, बिग या स्मॉल? गू किंग हान ने ज्यादा बहस नहीं की और डिसीजन मुझ पर छोड़ दिया। ठीक है, पहले तुम स्टार्ट करो। गू किंग हान ने कोई नखरे नहीं दिखाए। उसने डाइस कप उठाया, टेबल पर उसे कैजुअली 2-3 बार शेक किया और रख दिया। फिर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर योर टर्न का इशारा किया। मैंने भी बस कुछ बार शेक करके कप नीचे रख दिया, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही आया। लेकिन गू किंग हान के तीनों दीसे एक के ऊपर एक स्टैक हो गए थे और टॉप पर सिर्फ एक 1 दिख रहा था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे अपनी हार माननी दरी। मैं तुरंत अपनी पनिशमेंट पूरी करने के लिए बाहर दौड़ने के लिए खड़ा हो गया। मुझे जाता देख गू किंग हान ने तुरंत एक इशारा किया। जांग युयाओ को झटके से समझ आ गया और उसने मुझे दोबारा रोक लिया। वेट हैंडसम, रुको तो क्या हुआ? क्या तुम सिस्टर्स इतनी किंड हो गई हो कि मुझे दौड़ाना नहीं चाहती? बिल्कुल नहीं, हम जीते हैं, हमें तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। यह सुनकर मैं और एक्टिंग नहीं कर पाया। मैंने चुपचाप अपना फोन निकाल लिया। मेरे और गू किंग हान के एक दूसरे का कॉन्टैक्ट सेव करने के बाद जांग युयाओ भी बीच में कूद पड़ी। मुझे भी याद करना है। वैसे मेरे डाइस स्किल्स तुम्हारे जितने कमाल के नहीं हैं, तो क्यों ना आगे से जब भी तुम यहां आओ तुम्हारे ड्रिंक्स फ्री कर दिए जाएं? इससे अच्छा तो तुम मुझे खाना ट्रीट कर दो। जांग युयाओ के नाचर से ही लग रहा था कि उसे खाने पीने का बहुत शौक है, तो उसके रिकमेंडेशंस पर ट्रस्ट किया जा सकता था। मेरी बात सुनकर जांग युयाओ तुरंत राजी हो गई। डन, ये प्रॉमिस रहा। मेरा नाम जांग युयाओ है। वैसे क्या तुम गंगचंग में घूमने आए हो? फिलहाल तो ऐसा ही समझ लो। अगर कुछ काम हो तो मुझे मैसेज कर देना। अब मैं जाकर रेस्ट करूंगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। इतना कहकर जांग युयाओ के कुछ भी बोलने से पहले ही मैं क्लब से बाहर निकल गया। कुछ मिनट्स बाद गू किंग हान को कुछ गहराई से सोचते हुए देखकर लेंग्युए खुद को रोक नहीं पाई। क्या हुआ हान सिस्टर, क्या तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है? गू किंग हान ने अपने भारी हो रहे सिर को सहलाया और एक ठंडी सांस ली, लेकिन उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेंग्युए ने बिना कोई रिएक्शन दिए जांग युयाओ की तरफ देखा। मुझे तो लगा जैसे वो तुमसे ज्यादा जांग युयाओ से बात करने में कंफर्टेबल था। ये बात सुनकर जांग युयाओ एकदम डर गई, जो उस वक्त मेरी टाइमलाइन स्क्रॉल कर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अभी जो हुआ उसके हिसाब से बात तो सच है। शेनमो ने गू किंग हान से ज्यादा मुझे स्माइल दी थी। ये कहते हुए उसने अपना फोन गू किंग हान के सामने कर दिया।
ये देखो, उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। टाइमलाइन की पोस्ट देखकर लग रहा है कि ये 2 दिन पहले की बात है। ये सुनते ही लेंग्यू पूरी तरह शॉक में आगे की तरफ झुकी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है? माना कि मेरी पर्सनालिटी और लुक्स शायद उसका टाइप ना हो, लेकिन वो मुझे बुरा तो नहीं कह सकता। लेकिन जब उसने मेरी टाइमलाइन की पोस्ट देखी तो वो भी कुछ पल के लिए शांत हो गई। टाइमलाइन की पोस्ट देखकर वो भी हैरान रह गई। सच में इस दुनिया में ऐसे अंधे लोग भी हैं। जांग युयाओ ने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब शेनमो अपना हार्ट ब्रेक भुलाने के लिए गांगचेंग आया है। ये तो परफेक्ट है। हंस सिस्टर, यही मौका है, ट्राई मार लो। जांग युयाओ को इतना एक्साइटेड देखकर गू किंगहान को खुद पर डाउट होने लगा। क्या मैं इतनी ऑब्वियस लग रही हूं? ऑब्वियस तो नहीं, बस कल जब से तुमने शेनमो को पहली बार देखा है तुम्हारी नजरें उस पर से हटी ही नहीं है। और कल एयरपोर्ट पर तुमने कहा था कि उसे हमारी हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने एयरपोर्ट मैनेजर को कांटेक्ट किया ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस वक्त गो किंगहान ने वो बात कही थी, वो असल में किसी को मैसेज भेज रही थी और जांग युयाओ की तेज आंखों ने वो सेंट मैसेज देख लिया था। अगर कल एयरपोर्ट वाले इंसिडेंट को गू किंगहान का रहम दिल होना मान भी लें, तो आज उसने जो किया वो उन दोनों की सोच से परे था। इसीलिए जांग युयाओ ने जानबूझकर मेरी टेबल शेयर करने का प्लान बनाया था और मुझे गू किंगहान के साथ डाइस खेलने के लिए फोर्स किया। गू किंगहान ने मना नहीं किया। इसका सीधा सा मतलब था कि जांग युयाओ का शक बिल्कुल सही था। अपने सामने उन दोनों को आंखें मटकाते देखकर गू किंगहान ने हार मानते हुए सिर हिलाया, पर बात से इनकार नहीं किया। गू किंगहान कभी रिलेशनशिप में नहीं रही थी, लेकिन उसे इतना पता था कि वो मुझे सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह नहीं देखती। उसकी बेकाबू धड़कनें और शरीर का बढ़ता टेम्परेचर उसे लगातार ये बता रहा था कि उसने पहले कभी ऐसा फील नहीं किया। ये सोचते हुए उसने मन ही मन मेरा नाम लिया। जांग युयाओ और लेंग युए की टीजिंग वाली नजरों के बीच उसके कान शर्म से लाल हो गए। आखिरकार उसने एक स्ट्रिक्ट रूल बना दिया, उसे डिस्टर्ब मत करना। जांग युयाओ और लेंग युए ने एक दूसरे को देखा और हामी। और जांग युयाओ का सोचना था कि जब तक वो गू किंगहान का नाम बीच में नहीं लाती, तब तक मुझे बाहर घुमाने ले जाना। गू किंगहान के रूल्स के खिलाफ नहीं होगा। दूसरी तरफ जैसे ही मैं क्लब से बाहर निकला, मैंने नोटिस किया कि कुछ अनजान नजरें मेरे हर मूवमेंट पर टिक गई है। अजीब बात यह थी कि मेरे कुछ भी रिएक्ट करने से पहले ही वो नजरें पूरी तरह गायब हो गईं। मैंने आसपास 2-3 राउंड लगाए, ये कंफर्म करने के लिए कि मेरा पीछा करने वाले लोग सच में जा चुके हैं या नहीं। पूरी तरह तसल्ली होने के बाद ही मैंने होटल के लिए कैब ली। फ्रेश होने के बाद मैं अपना फोन लेकर होटल की बालकनी में आ गया। मैं रॉकिंग चेयर पर लेटा और मैसेजेस का रिप्लाई करने लगा। मुझे ऑनलाइन देखकर मेरे फ्रेंड ने तुरंत बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भेज दिए और फिर मुझे आज दिन भर की अपडेट्स देने लगा। यूनिवर्सिटी नेटवर्क से शाओ जाजिया और लू ली की सारी फोटोज और वीडियोज गायब हो चुकी थी। उसे डाउट था कि शाओ जाजिया, उसने नेटवर्क पर लिखा था कि हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल स्टेबल है और हमारा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है। मैंने देखा कि बहुत से लोग इस बात पर बिलीव भी कर रहे थे। हम बचपन से साथ बड़े हुए थे और पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप में थे। इसके साथ ही हमारे लुक्स, फैमिली बैकग्राउंड और स्टेटस सब कुछ एकदम परफेक्ट मैच था। इसीलिए जिंगडा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की नजरों में हम मेड फॉर ईच अदर थे। उस दिन जब मेरी टाइमलाइन की फोटो वायरल हुई तो बहुत लोगों ने बिलीव ही नहीं किया। उन्हें लगा कि किसी ने जानबूझकर फेक एडिट करके हम दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश की है। और आज शाओ जाजा की इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि हम अभी भी साथ हैं। मैंने दोस्त का भेजा हुआ स्क्रीनशॉट ओपन किया। वो शाओ जाजा के स्टेटमेंट की डिटेल थी। आप सबकी कॉन्सर्न के लिए थैंक्स, लेकिन मेरा और शेनमो का रिलेशनशिप बिल्कुल स्टेबल है। रही बात पिछले 2 दिनों की फोटोज की, तो वो बस किसी जरूरतमंद की हेल्प करने का एक नॉर्मल इंसिडेंट था। प्लीज इन फोटोज और वीडियोस को आगे शेयर ना करें, वरना मुझे। स्टेटमेंट बहुत छोटी थी, लेकिन इतने कॉन्फिडेंट टोन में लिखी थी कि कोई उसमें गलती नहीं निकाल सकता। मेरे होठों पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गई। मैंने दोस्त को एक शॉर्ट रिप्लाई किया और फिर यूनिवर्सिटी फोरम ओपन कर लिया। ट्रेंडिंग होने की वजह से शाओ जाजा की पोस्ट अभी भी टॉप पर थी। मुझे उसे सर्च करने की भी जरूरत नहीं थी। मैंने सीधा कमेंट सेक्शन ओपन किया और बिना सोचे एक लाइन टाइप कर दी, मैं ऑफिशियली सिंगल हूं। मेरा और शाओ जाजा का रिलेशनशिप स्टेबल होने वाली बात पूरी तरह से शाओ जाजा का फैलाया हुआ झूठ है। और बारिश में शाओ जाजा और लू ली के उस रोमांटिक हग वाली फोटो और वीडियो को सबसे पहले मैंने ही लीक किया था। मेरी तरफ से तुम दोनों को लॉक हो जाने की ढेर सारी बधाई। ये कमेंट पोस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि जब शाओ जाजा मुझे इतना इरिटेट कर ही रही है, तो मुझे भी शरीफ बनने की क्या जरूरत है। मैंने साम मैसेज कॉपी किया और अपनी मेन प्रोफाइल पर पोस्ट कर दिया।
थोड़ी देर फोन चलाने के बाद मैं वापस कमरे में जाकर सो गया। उसी वक्त मेरा वो ब्रूटल रिप्लाई देखकर शाओ जाजा का चेहरा गुस्से और डर से पीला बढ़ गया। उसने तुरंत यूनिवर्सिटी नेटवर्क पर मेरा प्राइवेट चैट बॉक्स ओपन किया। शनमो, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें सच में इतना रूथलेस होना है? हमारे इतने सालों के प्यार के लिए मुझे एक चांस दे दो प्लीज, मुझे अपनी बात एक्सप्लेन करने दो, ओके? बहुत देर तक वेट करने के बाद भी शॉ जाजा को मेरा कोई रिप्लाई नहीं आया। दिल टूटने और बेबसी के एहसास से वो सोफा पर टिक गई। उसने टेबल पर रखी वाइन की बोतल उठाई और एक ही घूंट में पी गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने मुझे एक और मैसेज भेजा, अगर तुम नहीं मिलना चाहते तो कोई बात नहीं, लूली तुम्हें अभी सब एक्सप्लेन कर देगा, ओके? मैं बस चाहती थी कि तुम मेरी थोड़ी और केयर करो। प्लीज इतने हार्टलेस मत बनो, मुझे ऐसे मत छोड़ो। ये मैसेज भेजने के बाद शाओ जाजा सोफा से फिसलकर कारपेट पर गिर पड़ी। उसे नहीं पता था कि कौन सी पावर बीच में आ गई है, लेकिन वो मेरी करंट लोकेशन बिल्कुल ट्रैक नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे सांस लेने का एक भी मौका नहीं दिया और अचानक उसकी लाइफ से पूरी तरह गायब हो गया। शाओ जाजा हर पल तड़प रही थी। वो बस हमारी पुरानी चास परतती रहती, इस उम्मीद में कि शायद अगले ही पल मेरा कोई मैसेज आ जाए। वो सोचती थी कि भले ही मैं उसे डांटूं या मारूं, लेकिन मेरा ऐसे गायब हो जाना सबसे बड़ी सजा है। पर जब सच में मेरे ऐसे कोल्ड और रूथलेस रिप्लाईज उसे मिले तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर चाकू चला दिया हो। शाओ जाजा ने अपनी आंखें बंद की और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। शेनमो, मुझे सच में पता है कि मेरी गलती थी। तुम मेरे लिए थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड क्यों नहीं हो सकते? तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे ना। उस दिन यूनिवर्सिटी नेटवर्क पर बॉम्ब फोड़ने के बाद मैंने जिंगशी की न्यूज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आज बारिश हो, मुझे जांग युएयाओ का मैसेज दिखा। हम बस एक ही बार मिले थे। मैंने सच में नहीं सोचा था कि वो इतनी प्रोएक्टिव होगी। ये सोचते हुए मैंने चैट बॉक्स ओपन किया। शनमो, बाहर घूमने चलोगे? मैंने अपने मैनर में एक पार्टी रखी है, व्यू बहुत कमाल का है, इंटरेस्टेड हो? जैसे ही मैंने चैट ओपन किया, दूसरी तरफ जांग युयाओ को टाइपिंग का इंडिकेटर दिख गया। उसने तुरंत एक और मैसेज भेज दिया, आ जाओ ना प्लीज, पार्टी में हमारे सर्कल के काफी चिल लोग हैं। मैं प्रॉमिस करती हूं कि वो तुम्हारा मूड बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। ये मैसेज पढ़कर मैंने थोड़ा सोचा और टाइप किया हुआ नहीं आ सकता डिलीट कर दिया। जब सामने से वो इतना इंसिस्ट कर रही थी और मेरे पास भी करने को कुछ खास नहीं था, तो थोड़ा एंजॉय करना कोई बुरी बात नहीं थी। मैंने उसे टाइम और लोकेशन शेयर करने को कहा। मेरी हाँ सुनकर जांग युयाओ उस 1 घंटे में निकलते हैं, वो आर्या प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बाहर की गाड़ियां अंदर नहीं जा सकती, तो मैं तुम्हें पिक कर लूंगी और अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे तो मैं चौराहे पर तुम्हारा वेट भी कर सकती हूं। जब मैंने पार्टी में जाने के लिए हाँ कही दिया था तो मुझे अपना होटल एड्रेस बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे भी गंगचेंग में जांग फैमिली का जो स्टेटस था, अगर वो ढूंढना चाहते तो मेरा एड्रेस निकालना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए मैंने सीधा अपनी लोकेशन सेंड कर दी। 1 घंटा तुरंत बीत गया। मैं रेडी ही हुआ था कि जांग युयाओ ने मुझे एक फोटो भेजी। साथ में मैसेज था, मैं नीचे आ गई हूं। अपने प्लान के बारे में इन्फॉर्म करने के बाद मैंने लिफ्ट ली और नीचे आ गया। जैसे ही मैं होटल से बाहर निकला, जांग युयाओ की नजर तुरंत मुझ पर बढ़ गई। उसने पहले कार की विंडो, मुझे वो अपने आप ही दिख गई थी। उसकी व्हाइट लग्जरी स्पोर्ट्स कार इतनी आई कैचिंग थी कि कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। मैं तेजी से कार के पास पहुंचा। मैं अभी सोच ही रहा था कि फ्रंट सीट पर बैठूं या बैक सीट पर, कि जांग युयाओ ने खुद ही पीछे का दरवाजा खोल दिया। आगे की सीट किसी महारानी ने बुक कर रखी है, इसलिए तुम्हें पीछे बैठना पड़ेगा, ओके? मैंने सिर हिलाया। मैं कार में बैठने ही वाला था कि अचानक मुझे एक हाथ मेरी तरफ बढ़ता हुआ दिखा। मैंने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और मेरी आंखें कार के अंदर बैठे इंसान से जा मिली। उससे दोबारा मिलने के बाद भी मैं बू किंगहान की ब्यूटी देखकर एक पल के लिए सुन्न हो गया। वो सच में बहुत परफेक्ट दिखती थी। क्या तुम्हें मेरा हाथ चाहिए? ये सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। मैंने उसके बढ़े और फिर उसके चेहरे को आखिरकार मैंने कॉन्फिडेंट होकर उसका हाथ थाम लिया। अंदर कंफर्टेबल होकर बैठने के बाद मैंने सीट बेल्ट लगाना शुरू किया, लेकिन गू किंगहान अभी भी उसी जगह को घूर रही थी जहां मैंने उसे टच किया था। उसे मेरा हाथ बहुत वार्म लगा था और जब मैंने उसे पकड़ा तो उसे अपने दिल में एक अजीब सी हलचल फील हुई और उसकी बॉडी में भी एक झुरझुरी सी दौड़ गई। गू किंगहान को खुद पर हैरानी हो रही थी। वो नर्वस थी और उसका पूरा शरीर जैसे जल रहा था। उसने अपने होंठ भींचे और अपने कानों पर बढ़ती हुई गर्मी को फील करते हुए तुरंत अपना चेहरा खीदकी की तरफ मोड़ लिया ताकि कोई उसे ब्लश करते ना देख ले। जांग युएयाओ रियर व्यू मिरर से ये सब देख रही थी। वो चुपचाप मुस्कुराई, गुनगुनाते हुए इंजन स्टार्ट किया और कार आगे बढ़ा दी। रास्ते में मैंने सीट बेल्ट को थोड़ा कसकर पकड़ लिया था।
गू किन्हान, जो अब तक नॉर्मल हो चुकी थी, उसने मेरी इस मूवमेंट। कार थोड़ी स्लो चलाओ। शेनमो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अरे, मुझे बस मोशन सिकनेस है, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे उल्टी नहीं आती, बस थोड़ा सिर घूमता है। मेरी बात सुनते ही जांग युयाओ ने तुरंत कार की स्पीड कम कर दी। उसकी इस मूवमेंट को फील करके मैंने जल्दी से उसे रोका। तुम अपनी नॉर्मल स्पीड पर ही ड्राइव करो, इस तरह धीरे चलकर सफर और मुश्किल हो जाएगा। जांग युयाओ थोड़ी कंफ्यूज हुई, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन देखकर उसने स्पीड वापस बढ़ा दी। कुछ मिनट्स बाद गू किन्हान ने अचानक कार रोकने को कहा। रास्ते में पहले से वेट कर रहे एक आदमी ने तुरंत कार के पास आकर एक पेपर बैग अंदर दिया। गू किन्हान ने उसे लिया, चेक किया कि अंदर सही सामान है या नहीं, और फिर उसमें से एक कप निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। हनी ग्राइप फ्रूट लेमन टी, इसे पीने से तुम्हें थोड़ा बेटर फील होगा। मैं एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये मेरे लिए है? इस कार में सिर्फ तुम्हें ही इसकी जरूरत है? तो फिर मैं पोलाइटली स्माइल किया और वो कप ले लिया। जब मैंने पीने के लिए सिर पीछे किया और मेरा एडम्स एप्पल ऊपर नीचे मूव हुआ, तो गू किन्हान बिना पलक झपकाए मुझे घूरती रह गई। मेरे अत्मा करते ही गू किन्हान ने बाग से एक मेडिसिन बॉक्स निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मोशन सिकनेस की दवाई बिल्कुल नहीं है। ये देखकर मुझे सच में थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगा। मैंने उसका नाम याद किया और मुड़कर उसकी तरफ देखा। गू किन्हान, क्या तुम हमेशा इतनी केयरिंग और कॉन्सिडरेट रहती हो? फ्रंट सीट पर बैठी जांग युयाओ ने जैसे ही ये बात सुनी, उसकी जोर से हंसी छूट गई। गू किन्हान और केयरिंग? जांग युयाओ के लिए ये अपनी पूरी लाइफ का सबसे बड़ा जोक। लेकिन बैक सीट पर बैठी गू किन्हान को कोई एम्बैरेसमेंट नहीं हुई, पर उसने मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। उसने बस स्माइल करते हुए कहा, डेस्टिनेशन तक पहुंचने में अभी भी 1 घंटा लगेगा। ये मेडिसिन खा लो, आगे के सफर में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सिर हिलाया, एक टैबलेट निकाली और उसे निगल लिया। फिर मैं आराम करने के लिए सीट पर पीछे टिक गया। गू किन्हान केयरिंग है या नहीं, ये बात मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। आखिर हम बस यूं ही तो मिले थे। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। मेरी सांसें नॉर्मल हो गई थी और मैं गहरी नींद में था। कार के झटकों के साथ मेरा सिर एक तरफ झुकने लगा और जैसे ही मेरा सिर विंडो ग्लास से टकराने वाला था, गू किन्हान ने तेजी से आगे बढ़कर अपना हाथ बीच में रख दिया। उस लगली का नर्म हाथ मेरे सिर और ग्लास के बीच ढाल बन गया था। अगले ही पल मेरा माथा आराम से उसकी हथेली पर टिक गया। जब उसने नीचे देखकर मेरे फेस को इतने करीब पाया, तब गू किन्हान को एहसास हुआ कि उसने अपनी सांसें रोक ली। उसे डर था कि कहीं मैं नींद से जाग न जाऊं। लेकिन उसी पल गू किन्हान को लगा जैसे उसकी हार्ट बीट्स अब उसके कंट्रोल में नहीं है। उसकी तेज धड़कनें उसकी नर्वस और कंफ्यूज स्टेट को पूरी तरह एक्सपोज कर रही थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने सबसे पहले गू किन्हान का घबराया हुआ और टेंस फेस देखा। हम दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम था, इतना करीब कि ना सिर्फ गू किन्हान मेरी सांसों को फील कर पा रही थी, बल्कि मैं भी उसके परफ्यूम की हल्की सैंडलवुड फ्रेग्रेंस को सूंघ सकता था। उसका हाथ मेरे सामने था और जहां मेरा माथा टिका था वो जगह काफी वार्म थी। मैंने हल्का सा मूव किया, अपना सिर पीछे हटाया और गू किन्हान के हाथ को आजाद कर दिया। गू किन्हान ने हड़बड़ाहट में अपना हाथ वापस खींचा। उसके चेहरे पर सा घबराहट थी। सॉरी, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब कर दी। मैंने ना में से परफ्यूम में सैंडलवुड की खुशबू के लिए मेरी दीवानगी नेक्स्ट लेवल की है। इसी वजह से मैं अक्सर शाओ जाजा को ऐसे परफ्यूम्स गिफ्ट करता था जिसमें सैंडलवुड का बेस हो, पर यह अलग बात है कि उसमें कभी उन्हें यूज नहीं किया। लेकिन सामने खड़ी गू किन्हान को देखकर मुझे अपने टेस्ट पर पूरा भरोसा हो गया। ऐसी कूल और एलिगेंट लड़कियों पर यह वुडी फ्रेग्रेंस बहुत सूट करती है। ये सोचते ही मेरी आंखों में एक चमक आ गई। मेरे पास एक परफ्यूम है जो तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, पर मैं उसे साथ नहीं लाया। किसी और दिन मैं किसी से कोरियर करवा दूंगा, तब तुम्हें गिफ्ट करो तो चलेगा। मेरी बात सुनकर गू किन्हान की नजरें मेरे चेहरे पर टिक गई। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला और अपनी आंखें हटाईं। क्या शेन मिस्टर अक्सर दूसरों को ऐसे गिफ्ट्स देते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन मिस गू के लुक्स और वाइब मेरे उस परफ्यूम से परफेक्टली मैच करते हैं। मैंने उसे स्पेशली कस्टमाइज करवाया था, पूरी दुनिया में वैसा। चूंकि गू किन्हान ने अभी तक मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं दिया था, इसलिए मैंने अपनी बात फिर दोहराई। टाइम धीरे धीरे बीत रहा था और आगे की सीट पर ड्राइव कर रही जांग युयाओ को कार के अंदर की वाइब थोड़ी सी रोमांटिक और अतरंगी लगने लगी थी। पर इस सिचुएशन में उसने समझदारी दिखाई और बीच में बोलकर हमारा फ्लो खराब नहीं किया। थोड़ी देर शांत रहने के बाद गू किन्हान ने अपनी स्माइल को छुपाने की कोशिश करते हुए धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, डन रहा। ये सुनते ही मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और उससे उसका एड्रेस मांगने लगा। जांग युयाओ ने कार को थोड़ा और आगे बढ़ाया और हम दोनों को अलर्ट करते हुए कहा, लो भाई, हमारी गैंग का वो सरदर्द आ गया। उसकी बात खत्म होते ही कार एक चौराहे पर रुक गई, जहां पहले से ही 2 गाड़ियां खड़ी थी।
हमें आता देख एक कम उम्र का लड़का भागता हुआ कार के पास आया। यार जांग युयाओ, तुम हद करती हो। मुझे पिक करने भी नहीं आ सकती थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कार की बैक सीट पर पड़ी, वो एकदम सीधा खेरा हो गया और उसके चेहरे पर एक बटरिंग वाली स्माइल आ गई। उसने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, पर उसकी सिर्फ उस एक लुक में ही शाओयान की रीढ़ की हड्डी में कंपंपी छुड़ा दी। बचपन से लेकर आज तक शाओयान पूरी दुनिया में किसी से नहीं डरता था, यहां तक कि अपने बाप से भी दो दो हाथ कर लेता था। पर गु किंगहान का खौफ उसके अंदर कूट कूट कर भरा था। अगर उसे जरा भी आइडिया होता कि आज की पार्टी में गु चिंगहान भी आ रही है, तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर घर पर ही रुक जाता। यार, पहले तो सब कह रहे थे कि चिंगहान दीदी नहीं आएंगी, तो ये अचानक कैसे टपक पड़ी। वो अपनी गर्दन सिकोड़कर बाकी लोगों के पीछे छुपने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही उसने अपने कदम पीछे बढ़ाए, उसकी नजर कार से उतरते हुए एक और शख्स पर पड़ी। हमारे बीच एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ और फिर उसने मुझसे बातें शुरू कर दी। लुक्स से वो काफी सोशल और बातूनी किस्म का लदा लग रहा था। अभी हमारी दो चार बातें ही हुई थी कि उसने मुझे सच में अपनी बॉडी पर सेहरन फील होने लगी थी, और जो शाओयान अभी तक मेरे सामने आंखें मटका मटका कर बातें कर रहा था, वो इस आवाज को सुनते ही ऐसे चुप हो गया जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। कुछ खास नहीं, वैसे हम क्या बातें कर रहे हैं, इसमें आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है? ये कहते हुए उसने अपनी आंखें घुमाई, मुझे एक लुक दिया और तुरंत वहां से 9-2-11 हो गया। मुझे इस तरह अकेले खड़ा देखकर कुछ दूरी पर खड़ी गु किंगहान ने मुझे आवाज दी। मैंने आवाज की डायरेक्शन में देखा तो गु किंगहान कार पर टेक लगाए खड़ी थी और अपनी उंगलियों से मुझे पास आने का इशारा कर रही थी। उसके लिप्स की मूवमेंट देखकर लग रहा था कि वो मुझे अपने पास बुला रही है। मैं मानता हूं कि ये सीन देखने में बहुत अट्रैक्टिव था, पर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था जैसे कोई अपनी पेट डॉग को बुला रहा हो। मैंने मन ही मन धीरे से कुछ बड़बड़ाया और फिर बिना किसी जल्दबाजी के आराम से उसके पास पहुंच गया। मैंने तो अपने मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकाली थी। मेरे इस कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन को देखकर गु किंगहान आसानी से तादर गई कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने तुम्हारी लिप्स की मूवमेंट रीड की थी, सुना नहीं था। तब जाकर मुझे बात समझ आई और मैं मुड़कर गु किंगहान के पास वाली जगह पर टेक लगाकर खड़ा हो गया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अगर गु किंगहान को पता चल जाता कि मैं उसे लेकर क्या सोच रहा था और वो मुझे सच में अपना पेट समझ लेती, तो मेरी बची कुची इजरत का कबारा हो जाता। मेरा ये कैजुअल बहाना गु किंगहान भी अच्छे से समझ गई थी, इसलिए उसने बिना देर किए टॉपिक चेंज कर दिया। कार से उतरने के बाद अब कैसा फील हो रहा है? कुछ बेटर। हाँ, अब बिल्कुल ठीक हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच तो ये था कि हनी लेमन वाटर पीने और थोड़ी देर सो जाने के बाद ही मुझे काफी रिलीफ मिल गया था, और अब तो दवाई का असर भी शुरू हो चुका था। ऊपर से बाहर की फ्रेश एयर मिलने के बाद मुझे मोशन सिकनेस का नामोनिशान फील नहीं हो रहा था। मेरी बात सुनकर गु किंगहान के होठों की स्माइल थोड़ी और गहरी हो गई। इसके बाद हम दोनों ने कोई बात नहीं की, बस चुपचाप खड़े होकर वहां थोड़ी दूरी पर खड़ा शाओयान बाकी लोगों के साथ मस्ती मजाक करने लगा था। उसने यहां वहां देखा और सीधे जांग योयाओ के पास जाकर दूसरों की शिकायतें करने लगा। इस बीच जब वो गु किंगहान और मेरे सामने से गुजरा तो उसने जानबूझकर अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा ली। उसे इस तरह फुल एनर्जी और मस्ती के मूड में देखकर मेरे चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ गई। पास ही खेरी गु किंगहान ने तुरंत मेरे चेहरे के इस चेंज को नोटिस कर लिया। तुम्हें शाओयान जैसा नेचर पसंद है क्या? गु किंगहान साफ देख सकती थी कि जांग योयाओ से लेकर शाओयान तक मुझे ऐसे एक्सट्रोवर्ट और लाउड लोग काफी सही लगते हैं, और मैं उनके सामने खुद को रोक नहीं पाता। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने पूछा। अपनी आंखों से देखकर। बॉस, आपकी आंखें तो सच में बहुत तेज हैं, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे नेचर के लोग बहुत वार्म और फ्रेंडली होते हैं? जब मैं शुरू मेरे साथ के बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बहुत स्लो और अलग थी। शायद मेरे ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से उस टाइम मुझे दूसरों के सामने मुंह खोलना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे हमेशा ये डर रहता था कि कोई मेरी इस कमी का मजाक ना उड़ाए या मेरी कमजोरी ना पकड़ ले। लेकिन मेरे आसपास हमेशा कुछ ऐसे बच्चे रहते थे जो जबरदस्ती मुझे अपने साथ खेलने के लिए खींच ले जाते थे। शायद उन्हें मेरा चेहरा अच्छा लगता था, इसीलिए मेरे बार बार रिजेक्ट करने और भाव ना देने के बाद भी वो पूरे पेशेंस के साथ मेरे पीछे लगे रहते थे। शुरू में जब वो मेरी स्लो स्पीड को नोटिस करते तो मेरा मजाक उड़ाने के बजाय वो चुपचाप खड़े होकर मेरी बात पूरी होने का वेट करते थे। बाद में उन्होंने मेरी बोलने की स्पीड को इम्प्रूव करने में भी बहुत हेल्प की। धीरे धीरे जब मैं उनके साथ कंफर्टेबल हो गया तो मैं यहाँ के एनवायरनमेंट में पूरी तरह ढल गया। माना कि स्कूल को अपने मन ही मन खुद को जज करने लगी। क्या मेरा ये कोल्ड और रिजर्व्ड नेचर शेनमो को कभी वार्म फील करवा पाएगा? और इसका जवाब था बिल्कुल नहीं। जांग युयाओ और अपनी गैंग के कुछ लोगों को छोड़कर पूरे गंगचंग में शायद ही कोई ऐसा इंसान था जो उससे खौफ ना खाता हो, और वो दूर दूर तक वैसी लड़की नहीं थी जिसे देखकर किसी को वार्म या फ्रेंडली वाइब्स आए।
खैर, कुछ ही देर में हमारी पूरी गैंग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर आगे बढ़ी और हम सब मैनर पहुंच गए। कार से उतरने के बाद सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए। बस मैं और शाओयान ही अकेले खाली घूम रहे थे। उसने मुझे चुपके से मैनर के एक कोने में बुलाया और अपना अंगूठा दिखाते हुए बोला, मो भाई, तुम सच में बहुत डैशिंग हो यार। जब मैं तुम्हारी इतनी तारीफ कर ही रहा हूं तो लगे हाथ मुझे ये भी बता दो कि तुम्हारा और हमारी किंगहन दीदी का क्या सीन है। पहले, क्या तुम सच कह रहे हो? गु किंगहान का जो चेहरा और लुक्स हैं, उसे प्रपोज करने वालों की लाइन तो हमेशा लगी रहती होगी ना। शौक लगाना भाई, मैं खुद सदमे में हूं। पर मो भाई आयर, तुमने ऐसा कौन सा जादू किया कि हमारी खरूस दीदी को अपने कंट्रोल में ले लिया? उसके पूछने के तरीके से साफ था कि वो मुझे और गु किंगहान को एक कपल मान चुका था। शाओयान के एक्सपीरियंस के हिसाब से गु किंगहान बहुत ही स्लो पॉइजन टाइप की रूड लोकी थी, जो किसी से जल्दी मिक्स नहीं होती थी। उनके जैसे लोगों को तो अपने घर के बड़ों के इन्फ्लुएंस की वजह से गु किंगहान के सामने खड़े होने का मौका मिलता था। लेकिन मेरा केस बिल्कुल अलग था। जांग युयाओ से जो इनपुट्स उसे मिले थे, उसके अकॉर्डिंग गु किंगहान सिर्फ इस पार्टी के लिए यहां आई थी, जिसे उसने पहले अटेंड करने से साफ मना कर दिया था। और इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि यह हमारी सिर्फ दूसरी मीटिंग थी। यहां तक कि जब हम सब चौराहे पर मिले थे, तभी गु किंगहान ने कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे अपनी कार की बैक सीट पर मैंने उसे कंट्रोल किया। मैंने थोड़े कंफ्यूजन के साथ अपना सिर घुमाया और कुछ दूरी पर खैरी गु किंगहान की तरफ देखा। शायद उसे मेरी नजरों का एहसास हो गया था। उसने भी अपना चेहरा मोड़ा और सीधा मेरी तरफ देखने लगी। हमारी आंखें मिली। मैंने बिना किसी झिझक के उसे एक प्यारी सी स्माइल दी और फिर वापस शाओयान की तरफ मुड़कर कर बोला, मैंने उसे क्यों कंट्रोल किया होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझे अपने कंट्रोल में लेना चाहती हो? जियांग येयाओ और बाकी लोगों के रिएक्शंस को देखकर मैं इतना भी डम नहीं था कि मुझे यह समझ ना आए कि गु किंगहन मेरे लिए कुछ स्पेशल फील कर रही है। पर क्या तुम सच कह रहे हो? अरे भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिलहाल मेरा तुम्हारी हन दीदी के साथ ऐसा कोई रिलेशन बनाने का प्लान नहीं है, सो चिल करो। मेरा ये कैजुअल रिएक्शन देखकर शायान थोड़ा परेशान हो गया। अरे भाई, तुम चांस मार सकते हो। मेरे पूछने का कोई गलत मतलब नहीं था, मैं तो बस क्यूरियस था। वैसे मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ ही कार से उतरी थी। तुम्हें तो पता ही होगा। हाँ, मुझे पता है, तुम इतना पैनिक मत हो। उसकी हालत देखकर मैंने तुरंत उसे शांत किया, पर साथ ही मेरे दिमाग में यह थॉट आया कि आयर गु किंगहान ने ऐसा क्या खौफ बना रखा है। तभी हमारे पीछे से किसी के आने की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। शाओयान की पोजीशन ऐसी थी कि वो साफ देख सकता था कि पीछे कौन है, पर जैसे ही उसकी नजर उस तरफ पड़ी, वो झटके से मेरे पीछे छुप गया। मो भाई, आफत आ गई। हान दीदी और योयाओ दीदी इसी तरफ आ रही हैं। उसे इस तरह पूरी जान लगाकर मेरे पीछे खुद को हाइड करते देख जांग युयाओ को थोड़ी हंसी आ गई। लेकिन शाओयान इस सिचुएशन में बिल्कुल चुप रहा, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि जब तक मैं यहां हूं, गु किंगहान का पूरा ध्यान मुझ पर ही रहेगा और वो सेफ रहेगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। गु किंगहान, जब हम चारों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, तब जाकर गु किंगहान ने शाओयान को एक तीखी लुक दी। वो लुक शाओयान के लिए किसी जेलर के ऑर्डर्स जैसी थी। वो बिना एक सेकंड गंवाए उल्टे पैर वहां से भाग खड़ा हुआ। ये देखकर मेरे होठों पर एक स्माइल आ गई और मैंने गु किंगहान की तरफ देखते हुए कहा, लो, तुमने तो शाओयान को डराकर भगा ही दिया, अब मेरा टाइम पास कौन करवाएगा? ये सुनते ही जांग युयाओ ने मौके का फायदा उठाया और बोली, हान दीदी है ना तुम्हारे साथ? वैसे पास ही में एक बहुत सुंदर स्विंग लगा है। हमारी दीदी को स्विंग पर बैठना बहुत पसंद है। क्यों ना तुम दोनों वहां जाकर थोड़ी मस्ती कर लो। तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो, मैं जरा शेफ के पास जाकर चेक करती हूं कि खाने का क्या स्टेटस है। बस कुछ ही पलों के अंदर वो दोनों लड़कियां वहां से गायब हो गईं। गु किंगहान को कोई जल्दी नहीं थी। वो बस चुपचाप मेरे पास खेली रही। बीच बीच में उसकी नजरें मेरी तरफ घूम जाती थी, पर जब उसने देखा कि मैं सामने के व्यू को देखकर अपनी ही दुनिया में खोया हुआ हूं, तो उसने मेरी शांति को डिस्टर्ब नहीं किया। लगभग आधे घंटे बाद जब जांग युयाओ ने हमें लंच के लिए आवाज दी, तब जाकर मैं अपने ख्यालों से बाहर आया और गु किंगहान के साथ डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। मैनर का खाना पूरी तरह से ऑर्गेनिक और फ्रेश था। यहां तक कि चिकन और डक भी बिल्कुल ताजा कटवाए गए थे। टेस्ट में एकदम देसी और प्योर वाइब थी। ये लोग अपने साथ पूरी एक शेफ की टीम लेकर आए थे। लंच खत्म करते करते शाम हो चुकी थी। बाकी सब ने आपस में कुछ इशारा किया और मुझे गु किंगहान के भरोसे छोड़कर अपनी अपनी गादियों में बैठ गए। हमारी गादियों का काफिला गांगचेंग के मेन सिटी एरिया में एंटर हुआ और धीरे धीरे सब अपने अपने रास्तों पर निकल गए। आयर में सिर्फ गु किंगहान की कार ही रोड पर बची थी। उसने कार की स्पीड को जितना हो सके उतना स्लो कर दिया था, जैसे वो दिल से चाहती हो कि ये रास्ता कभी खत्म ना हो और ये सफर थोड़ा और लंबा खींच जाए। पर आयर का मुझे बहुत तेज नींद आने लगी और
होटल के एंट्रेंस पर पहले से वेट कर रहे एक आदमी ने उसके हाथ में एक बैग थमाया, जिसे लेकर वो मेरे पास आई। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल जूस मंगवाया है, पर सिर्फ आधा कप ही पीना। अगर ज्यादा पियोगे तो शायद पेट में दर्द हो सकता है। ठीक है, आपकी इस केयर के लिए बहुत बहुत थैंक यू मिस गू। अब मैं ऊपर चलता हूं, तुम भी घर पहुंचकर मुझे एक सेफ लैंडिंग का मैसेज ड्रॉप कर देना। इतना कहकर मैंने हाथ हिलाया, मुड़ा और होटल के अंदर चला गया। जब तक मैं पूरी तरह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया, गू किंगहान वहीं खैरी रही और फिर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई। कुछ दिनों बाद गांगचंग के एक सुनसान बेसमेंट से किसी के दर्द से कराहने और रोने की आवाजें आ रही थीं। बेसमेंट के लोहे के दरवाजे को धक्का देकर खोला गया और पहले से वेट कर रहे एक आदमी ने आगे बढ़कर एक हैंड ग्लव्स का जोड़ा सामने किया। हां दीदी, जो भी पूछना था सब उगलवा लिया है और जो भी फोटोज या डेटा उनके पास था उसे हमने पूरी तरह डिलीट करके क्लीन कर दिया। उन्होंने कितनी फोटोज क्लिक की थी, ये सुनते ही असिस्टेंट ने तुरंत अपना फोन आगे बढ़ा दिया। ये सब मिस्टर शेन के डेली रूटीन और बाहर आने जाने की फोटोज है। मिस्टर शेन का होटल काफी सेफ और हाई सिक्योरिटी वाला है, इसलिए ये लोग अंदर तक अपनी पहुंच नहीं बना पाए थे। गू किंगहान ने फोन अपने हाथ में लिया और एक एक करके सारी फोटोज चेक करने लगी। जब उसकी नजर उन फोटोज पर पड़ी जिनमें मेरा स्माइलिंग फेस था, तो उसके गालों पर एक नेचुरल ब्लश आ गया। पर जैसे ही उसे ये ख्याल आया कि ये फोटोज इन घटिया लोगों ने छुपकर और गंदे तरीकों से ली है, उसका चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और एक एक करके सारी फोटोज को हमेशा के लिए डिलीट मार दिया। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई बैकअप या रिस्क नहीं बचा है, तब उसने अपने असिस्टेंट से पूछा, इस पूरे कांड के पीछे किसका हाथ है? मास्टरमाइंड कौन है? ये ल्यू फैमिली के सबसे बड़े पोते ल्यू रुयान का काम है। उस दिन जब मिस्टर शेन क्लब गए थे तो ये भी वही था। ल्यू रुयान लुक्स और चेहरे का बहुत बड़ा दीवाना है और मिस्टर शेन का फेस अट्रैक्शन ही ऐसा है कि उसका अट्रैक्ट होना नॉर्मल था। गो किंगहान के कदम कॉरिडोर के एंड वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगे और इसका शेनमो के लुक से कोई लेना देना नहीं है। उसने शेनमो की जासूसी और फोटोज सिर्फ इसलिए करवाई क्योंकि वो खुद एक घटिया इंसान और बिगड़ा हुआ रईसज़ादा है। वो कमरे के अंदर पहुंची जहां कुछ लोग पानी के अंदर आधे डूबे हुए थे। उसने खुद अपने हाथों से उन बदमाशों को दोबारा टॉर्चर किया और सारी इंफॉर्मेशन रीचेक की। जब उसे तसल्ली हो गई कि अब कोई भी बात छुपी नहीं रह गई है, तो गू किंगहान ने अपने ग्लव्स उतारे और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। पीछे से आ रही उन दर्दनाक चीखों को इग्नोर करते हुए वो बाहर निकल आई। इन लोगों ने जो भी कांड किया है उसे सारे सबूतों के साथ सीधा पुलिस के हवाले कर दो। आगे का काम कोर्ट देख लेगी और हाँ टाइम निकालकर ल्यू फैमिली के उस बूढ़े को मेरे पास भेजो जो अपनी फैमिली के वारिस को तमीज नहीं सिखा सकता। उसे सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। अगले दिन सुबह काफी देर हो चुकी थी, पर मेरी आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी। तभी शन किंगवे का कॉल आया और मुझे बहुत ही अनमन मन से बेड छोड़ना पड़ा। अभी तक सो रहे हो क्या? इंडिया में तो इस वक्त दोपहर होने वाली है। कल रात नींद बहुत अच्छी आई थी, इसलिए उठने का मन नहीं कर रहा। गैंगचन में मेरे कुछ सोर्सेज ने नोटिस किया है कि पिछले कुछ दिनों से कोई तुम्हारी जासूसी कर रहा था। जैसे ही मुझे ये अपडेट मिली, मैंने उन लोगों का बैकग्राउंड चेक करवाया, पर 2 दिन पहले वो सारे लोग अचानक से गायब हो गए और अभी अभी मेरे आदमियों को खबर मिली है कि उन्हें किसी ने सीधा जेल भिजवा दिया है। ये सुनते ही मेरी नींद गायब हो गई और मैं झटके से उठकर बैठ गया। क्या ये तुम्हारी टीम का काम नहीं था? बिल्कुल नहीं। अगर मैंने किया होता तो क्या मैं तुमसे ऐसे पूछ रही होती? उसकी बात सुनकर मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और सोचने लगा कि आयोर इस सब के पीछे कौन हो सकता है। तभी मेरे दिमाग में कुछ जाने पहचाने चेहरे घूमने लगे। मैं कुछ देर तक चुप रहा तो शेन चिंगयुए ने तुरंत भांप लिया कि मुझे कुछ अंदाजा है। उसने सीधा पॉइंट की बात पूछी, तुम्हें पता है क्या कि ये किसने किया है? मेरा एक गैस है, गू किंगहान और जांग योयाओ। मैं पिछले कुछ दिनों से उन्हीं लोगों के साथ घूम रहा हूं, पर यह एक्शन उन्हीं का है या नहीं, इस बात को लेकर मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूं। पर वो तुम्हारी हेल्प क्यों करेंगी? क्योंकि मैं जिंगशी की शेन फैमिली का लग रहा हूं। मैंने थोड़ा सोचा और मजाक के मूड में बोला, पता नहीं शायद गू किंगहान मुझ पर चांस मारना चाहती हो, पर सवाल यह है कि वो गू किंगहान ही क्यों है, जांग युयाओ क्यों नहीं? फोन पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। शन चिंगयुए ने इस बात को सीरियसली लिया और सोचने लगी कि ऐसा होना कोई इम्पॉसिबल बात भी नहीं है। इस बार मेरी चुप रहने की बारी थी। कुछ पल बाद मैंने एक गहरी सांस ली, शायद इसलिए क्योंकि गू किंगहान लुक्स में जांग युयाओ से कहीं ज्यादा बेटर है। गू किंगहान का बैकग्राउंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस है। वो इस वक्त गू फैमिली की पूरी पावर संभाल रही है। नॉर्मल लोग उसके सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं करते। क्या तुम सच में उसके साथ क्लोज होना चाहते हो? और शाओ जाजा का क्या तुम सच में उसे पूरी तरह भूल चुके हो? शन किन्युए का मानना था कि मेरे नेचर के हिसाब से मैं इतनी जल्दी शाओ जाजा को अपने दिल से नहीं निकाल सकता।
वरना मुझे जिंगशी छोड़कर गांगचिंग आने की क्या जरूरत थी। मेरा यहां आना सिर्फ एक बहाना था, खुद को छुपाने का, ताकि मैं शाओ जाजा के लिए अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह खत्म कर सकूं और उसके दोबारा मिन्नतें करने पर पिघल ना जाऊं। लेकिन अपनी इस फीलिंग को दबाने के लिए मुझे किसी दूसरे इंसान की फीलिंग्स या किसी नए रिलेशन का यूज नहीं करना चाहिए था। अपनी बहन की इस सोच को समझते ही मैंने अपनी आंखें घुमाई और बोला, दीदी मेरा सिर्फ ब्रेकअप हुआ है, मैं रंडवा नहीं हुआ हूं। और जब शाओ जाजा ने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं उसके जाने का दुख क्यों मनाऊं और उसके चक्कर में मैं किसी बेकसूर लकी की फीलिंग्स के साथ क्यों खेलूं। मुझे जो परवरिश मिली है उसमें किसी चीटर लकी के लिए रोना और देवदास बनना नहीं सिखाया गया। जिंगशी छोड़ने का रीजन सिर्फ ये था कि मैं थोड़ा चिल करना चाहता था, और अगर इसका शाओ जाजा से कोई कनेक्शन था भी तो बस इतना कि मैं उसे अपनी लाइफ में दोबारा ड्रामा क्रिएट करने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। अब समझे आप, ये सुनकर शेन चिंगयुए को थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए था, क्योंकि वो जानती थी कि मैं उससे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। पर जैसे ही उसके दिमाग में गू किंगहान का नाम आया, उसकी टेंशन फिर से बढ़ गई। आइर स्याओ जाजा के कंपैरिजन में गू किंगहान सच में बहुत ज्यादा डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल थी। अपनी उस ओवर पजेसिव बड़ी बहन को थोड़ा और दिलासा देने के बाद मैंने भूख लगने का बहाना बनाया और कॉल कट कर दिया। इसके बाद मैंने जांग योयो का चैट बॉक्स ओपन किया और उससे उस जासूसी वाले इंसिडेंट के बारे में पूछा, पर उसका रिप्लाई आया कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और उसने सीधा मुझे कॉल ही मिला दिया। मैंने नहीं किया भाई, पर मुझे लगता है कि यह हमारी हान दीदी का काम हो सकता है, और अगर उन्होंने नहीं भी किया होगा तो वो 1 मिनट में पता लगा लेंगी कि ये किसने किया है। तुम खुद उनसे क्यों नहीं पूछ लेते? वैसे हान दीदी आज थोड़ी बिजी हैं, शायद तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई ना कर पाएं। इत्तेफाक से मैं उन्हीं के पास जा रही हूं, तो क्यों ना मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूं। क्या उसकी ये बात लॉजिकल लग रही थी? अगर गू किंगहान बिजी थी तो उसके पास मेरे लिए टाइम कहां से आता? मैंने बिना किसी झिझक के सीधे पूछ लिया, अगर वो इतनी बिजी है तो क्या उसके पास मुझसे बात करने का टाइम होगा? ये सुनते ही जांग युयाओ ने अपना माथा पीटा और बहुत ही दबी आवाज में एक्सप्लेन किया, अरे भाई, उसका ये इशारा इतना ऑब्वियस है कि कोई भी समझ जाए। सिंपल सी बात है, तुम्हारे लिए तो उसके पास हमेशा टाइम रहेगा। तो चलना है क्या? चलो चलो, नखरे मत करो। मैंने उसकी बात को इग्नोर करने की एक्टिंग की और कहा, ठीक है, पर मुझे वहां का रास्ता नहीं पता, तुम मुझे पहले एड्रेस सेंड कर दो। अरे इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं खुद तुम्हें पिक करने आ रही हूं। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। आधे घंटे बाद जांग योयाओ की कार गू फैमिली के पुराने पुश्तैनी बंगले के अंदर एंटर हुई। कार पार्क करने के बाद मेन विला तक पहुंचने के लिए अभी थोड़ा पैदल चलना बाकी था। रास्ते में मुझे कई बार सैंडलवुड की वही जानी पहचानी खुशबू फील हुई। जैसे ही हम दोनों विला के मेन गेट के पास पहुंचे, हमें वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा, जो कमर झुकाए खड़ा था और उसके ठीक पास जमीन पर एक लड़की घुटनों के बल बैठी रो रही थी। मेरी नजरें उसके ठीक पास एक लदरी घुटनों के बल बैठी रो रही थी। मेरी नजरें उन दोनों से गुजरी। दिल में थोड़ा डाउट हुआ, पर मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। जांग युयाओ सीधे उस बूढ़े आदमी के सामने रुकी। उसने रिस्पेक्ट से अपना सिर झुकाया और बहुत पोलाइटली बोला, नमस्ते लियू ओल्ड मैन। अरे युयाओ आई है, क्या तुम गू किंगहान से मिलने आई हो? हाँ, मुझे हान सिस्टर से कुछ जरूरी काम था। वो अंदर ही है, तुम चली जाओ, ओल्ड मैन लियू ने बहुत ही मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा। जांग युयाओ ने बस कैजुअली हाँ में सिर हिलाया। उसने ओल्ड मैन लियू के उस पीले पड़े चेहरे और माथे पर आ रहे पसीने को नोटिस किया था। तभी ओल्ड मैन लियू ने अपनी नजरें घुमाई और उसे मेरे साथ खड़ा देखा। वो थोड़े हैरान हुए, आइर ये किस फैमिली का यंग मास्टर है जिसे जांग युयाओ खुद गू किंगहान से मिलाने लाई है? इसका स्टेटस तो पक्का बहुत हाई होगा। वो मेरे बैकग्राउंड के बारे में सोच ही रहे थे, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके पास बैठी उनकी पोती का चेहरा मुझे देखते ही एकदम स्टिफ हो गया था। अब जाकर लियू रुयान को असल बात समझ आई थी कि गू किंगहान ने अचानक पूरी लियू फैमिली पर इतना बड़ा अटैक क्यों किया है। पर उसका तो गू किंगहान के साथ सिर्फ एक ही मीटिंग हुआ था ना। क्या गू किंगहान को उससे चेस कर रही है, या फिर गू किंगहान उसे चेस कर रही है? हे भगवान, मैंने गलती से गू किंगहान के आदमी पर हाथ डाल दिया, पर मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं था। मैंने तो बस कुछ फोटोज क्लिक करवाई थी ताकि उसका बैकग्राउंड जान सकूं। लियू रुयान जैसे जैसे सोच रही थी, उसका चेहरा और सेहत पड़ता जा रहा था। उसने चुपचाप एक ठंडी सांस ली और ओल्ड मैन लियू का कुर्ता खींचते हुए धीरे से बोली, दादू, मुझे शायद समझ आ गया है कि गू किंगहान हमारी फैमिली को बर्बाद क्यों कर रही है। तुम यहां थोड़ा वेट करो, मैं अंदर जाकर इन्फॉर्म करती हूं। वहां जांग युयाओ मुझे विला के एंट्रेंस पर छोड़कर बोली कि मैं थोड़ी देर रुकूं। वो अंदर जाकर चेक करती है। लिविंग रूम में जाने के बाद उसने वहां बैठे सारे बिग बॉसेस को ग्रीट किया और फिर सीधे गू किंगहान के पास जाकर दबी आवाज में कहा, शनमो आपसे मिलना चाहता है, मैं उसे अपने साथ ही ले आई। हाँ, मैं उसे विला के एंट्रेंस पर ही छोड़कर आई हूं। मिलना है क्या?
गो किंग हान, जो अब तक जांग युयाओ की एंट्री पर ध्यान दिए बिना चुपचाप अपनी फाइल्स चेक कर रही थी। ये सुनते ही उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी नजरें पूरे लिविंग रूम को क्रॉस करती हुई एंट्रेंस पर लगे उस स्क्रीन पार्टीशन पर टिक गईं। उसने तुरंत अपनी फाइल्स अपने असिस्टेंट के हाथ में थमाई। आज के लिए बस इतना ही, मीटिंग खत्म का ही ऑर्डर चलता था। चाहे वो मीटिंग किसी भी लेवल पर पहुंची हो या जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हुई हो या ना हुई हो। अगर गू किंग हान ने बोल दिया कि मीटिंग खत्म तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो वहां एक सेकंड भी और रुक जाए। लिविंग रूम के लोग एक एक करके बाहर निकलने लगे। मैं बहुत ही पोलाइटली एक तरफ होकर उन्हें रास्ता दे रहा था। तभी मेरी नजरों के सामने अचानक गू किंग हान आकर खड़ी हो गई। वो मुझसे बस 2 कदम की दूरी पर रुकी, जैसे वो मेरे करीब आने के अपने इंपल्स को कंट्रोल कर रही हो। शन मिस्टर, सॉरी आपको इतना वेट करना पड़ा। मैंने मना करते हुए सिर हिलाया। आसपास के लोग जाते जाते जिस तरह मुझ पर अपनी सस्पिशियस नजरें टिका रहे थे, मैंने उन्हें पूरी तरह इग्नोर किया और कामली गू किंग हान से बात करना जारी रखा। मैंने ज्यादा वेट नहीं किया। वैसे मैं यहां एक जरूरी काम से आया था। मुझे आपसे कुछ बात कंफर्म करनी थी। जो लोग जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे थे, उनमें से एक आदमी अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाया और उसने बहुत ही धीरे से पूछा, अरे ये लदरा कौन है? मुझे नहीं पता, और जो काम हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है उसके बारे में ज्यादा मत पूछो। अरे मैं तो बस ऐसे ही क्यूरियस था। ठीक है, चलो चलो। पूछने वाला आदमी अभी और बहस करना चाहता था, पर जैसे ही विला के गार्ड्स की तीखी नजरें उस पर पड़ी, वो बिना देर किए वहां से दुम दबाकर भाग गया। एंट्रेंस पर खड़े सारे लोग कुछ ही पलों में गायब हो गए। अब उस बारहे से लिविंग रूम में सिर्फ मैं, गू किंग हान और पहले से ही सोफा पर बैठी जांग युयाओ बचे थे। गू किंग हान को मेरे पीछे आते देखकर जांग युयाओ के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई। उसने हमें एक लुक दिया, एक लंबी जम्हाई ली और आलसी कदमों से बाहर की तरफ बढ़ने लगी। मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही है, मैं जाकर सो रही हूं। बाय। जैसे ही जांग युयाओ वहां से गई, गू किंग हान तुरंत मुड़ी और दूसरी तरफ के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मेरे साथ आओ, लिविंग रूम बाहर के लोगों से मिलने के लिए है। मैं तुम्हें अपने पर्सनल टी रूम में ले चलती हूं। मैं यहां सिर्फ एक बात कंफर्म करने आया हूं, आपको इतनी तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस पूछकर तुरंत निकल जाऊंगा। लेकिन गू किंग हान का मुझे इतनी जल्दी जाने देने का कोई प्लान नहीं था और अगले ही पल मुझे उसका बहुत ही प्यारा सा बहाना सुनने को मिला। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, मुझे अपने स्पेशल गेस्ट की अच्छे से खातिरदारी तो करनी ही चाहिए। हम दोनों बिना कुछ बोले रास्ते के उस छोटे से गार्डन को पार करके टी रूम के अंदर एंटर हुए। गू किंग हान ने बहुत ही रिस्पेक्ट से मुझे बैठने का इशारा किया। तुम कौन सी टी प्रेफर करोगे? मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कप्स को गर्म करते और टी लीव्स सेट करते देख मुझे समझ आ गया कि उसे इस काम का बहुत एक्सपीरियंस है। वो ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलिन कप उसकी उंगलियों के बीच जिस तरह घूम रहा था, वो सीन देखने में सच में बहुत ही एलिगेंट और सुंदर लग रहा था। ये सीन देखकर मेरी भी जाने की जल्दी खत्म हो गई। मैंने अपने हाथ पर सिर टिकाया और पूरे इंटरेस्ट के साथ उसे बहुत ही आराम से चाय बनाते हुए देखने लगा, ताकि आखिर में उस परफेक्ट टेस्ट का मजा ले सकूं। मुझे इस तरह इंटरेस्ट लेते देख गू किंग हान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। जैसे ही मैंने अपना कप खत्म किया, उसने तुरंत उसमें थोड़ी और चाय डाल दी। तो बताओ, तुम मुझसे क्या पूछने आए थे? मैं बस ये जानना चाहता था कि जो लोग मेरी जासूसी कर रहे थे, क्या उन्हें आपने ही ठिकाने लगाया है? हाँ, मैंने ही किया था। वैसे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूं। आयिर गंगचंग में जितने भी लोगों को तुम जानते हो, उनमें से इतना स्ट्रांग बैकग्राउंड और पावर सिर्फ मेरे और जांग युयाओ के पास ही है। और तुमने ऑलरेडी जांग युयाओ से पूछ लिया था, जिसने साफ मना कर दिया था, इसीलिए तुम मेरे पास आए ना? हाँ बिल्कुल। वैसे जब मैं अंदर आ रहा था तो बाहर गेट पर जो लगी घुटनों के बल बैठी थी, क्या ये सब उसी का काम था? हाँ, उसी ने गुंडे भेजकर तुम्हारी फोटोज क्लिक करवाई थी, पर तुम टेंशन मत लो, मैंने उन सबको जेल भिजवा दिया है। जब उसने नोटिस किया कि फोटोज वर्ड सुनते ही मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े अजीब हो गए हैं, तो गू किंग हान ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, तुम्हारी वो सारी डेली लाइफ वाली फोटोज मैंने पूरी तरह डिलीट करवा के क्लीन कर दी हैं, सो डोंट वरी। मैंने उसे थैंक यू कहा, पर मुझे अच्छे से पता था कि ये थैंक यू उसके इस बड़े एहसान के सामने बहुत छोटा है। इसलिए मैंने भी उसे अपना एक प्रॉमिस दिया, अगर आपको कभी भी मेरी किसी हेल्प की जरूरत हो तो बेझिझक बताना, जो मेरे कंट्रोल में होगा मैं पक्का करूंगा। गू किंग हान ने हाँ में सिर हिलाया और फिर सीधे अपने असली पॉइंट पर आ गई। क्या तुमने लंच कर लिया? अभी तक तो नहीं। सच तो ये था कि मैं बस 1.5 घंटे पहले ही सोकर उठा था। ये तो परफेक्ट टाइमिंग है, घर पर लंच बिल्कुल रेडी है। चलो मेरे साथ शन मिस्टर।
उसके मुंह से ये शन मिस्टर वर्ड सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे थोड़ी दूरी बनाए रखने का नाटक कर रही हो, जिसका एक बहुत ही अलग सा वाइब था। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा और अनजाने में ही मेरा हाथ मेरे गर्म होते कानों पर चला गया। वैसे आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। मेरी फैमिली और फ्रेंड्स मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। ये सुनते ही सामने चल रही गो किंग हान के कदम अचानक रुक गए। वो झटके से मुड़ी और सीधे मेरी आंखों में, उसकी आंखें बिल्कुल मेरी आंखों पर टिक गई थी और अगले ही पल गु किंग हान ने सीधा अटैक किया। उसने बहुत ही धीरे से मेरे नाम को पुकारा, श्यामो, और मैं उसके उस कातिलाना और गहरी आवाज के सामने खुद को रोक नहीं पाया। उसकी उस एक आवाज ने मुझे पूरी तरह क्लीन बोल्ड कर दिया था। जब वो वापस आगे की तरफ बढ़ने लगी तब जाकर मैंने अपने सीने पर हाथ रखा और अपनी इस बेकाबू धड़कन को शांत करने की कोशिश की। हम डाइनिंग एरिया में पहुंचे जहां टेबल पर ऑलरेडी 4-5 बहुत ही टेस्टी डिशेस सजी हुई थी। लंच के दौरान हम दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, पर मेरा चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि मुझे खाना बहुत ज्यादा पसंद आया है। जब आंट ली बर्तन समेटने आई तो उन्होंने स्पेशली मेरी तारीफ की। अरे वाह बच्चे, तुम्हारा एपेटाइट तो सच में बहुत अच्छा है। थैंक यू आंट ली, खाना बहुत टेस्टी था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरी मॉम बनाती है। अगर तुम्हें यहाँ का खाना इतना पसंद आया है तो अगली बार आने से पहले चिंगहान को इन्फॉर्म कर देना। तुम्हें जो भी डिश पसंद हो चिंगहान मुझे बता देगी और मैं स्पेशली तुम्हारे लिए उसे बनाऊंगी। आंट ली, आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैंने बहुत ही शरीफ बच्चों की तरह सिर हिलाया और एक प्यारी सी स्माइल के साथ उन्हें दोबारा थैंक यू कहा। जैसे ही आंट ली चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल लिए वहां से गईं, गु किंग हान ने अचानक मुझ पर एक गूगली फेंकी। श्यामो, क्या तुमने सोच लिया है कि तुम अगली बार यहां कब आ रहे हो? उसकी बात सुनकर मैंने थोड़े शौक के साथ अपना सिर उठाया और गु किंग हान के उस मजेदार एक्सप्रेशन को देखने लगा। क्यों, आप कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं हो रही हैं? अरे नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूं ताकि आंट ली को तुम्हारी वजह से कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो। आंट ली को डिसअपॉइंटमेंट होगी या नहीं ये मुझ पर डिपेंड नहीं करता, ये तो आप पर डिपेंड करता है। अगर गु बॉस मुझे इनवाइट करेंगी तो मैं पक्का आऊंगा। मेरी ये बात सुनते ही गु किंग हान की आंखों में एक चमक आ गई और उसने टेस्ट करने के लिए कहा, तो फिर एक काम करो, तुम रोज ही आ जाया करो। मैंने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उसके चेहरे पर आई उस हल्की सी निराशा को इग्नोर करते हुए मैंने अपना मुंह साफ किया। मेरा लंच हो गया। इस शानदार खातिरदारी के लिए थैंक यू गु बॉस। अब मैं चलता हूं, बाय गु बॉस। हालांकि गु किंग हान के मुंह से भी बाय ही निकला था, पर उसकी बॉडी अपनी मर्जी से मेरे पीछे पीछे चल पड़ी, जैसे वो मुझे खुद ड्रॉप करने जाना चाहती हो। आप बिजी नहीं है क्या? मैं खुद ही कब करके चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने तुरंत आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोका और बहुत ही शर्माते हुए अपनी कमर को थोड़ा झुकाया। हाँ, मैं बिजी तो हूं, पर मुझे तुम्हें ड्रॉप करना अच्छा लगेगा। अगर मैंने इस बार भी तुम्हें इंप्रेस करने का चांस मिस कर दिया तो मुझे खुद पर बहुत शर्म आएगी। उसकी ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और मैंने उसे अपना थम्स अप दिया। गु बॉस, आपका ये जज्बा सच में काबिले तारीफ है, तो फिर ऑल द बेस्ट, लगे रहो। पूरे रास्ते गु किंग हान बस इसी एक बात पर गहराई से सोचती रही, लगे रहो, मैं ऐसा क्या करूं, मैं खुद को कैसे इंप्रूव करूं ताकि शनमो हर दिन मेरे साथ लंच करने के लिए राजी हो जाए, या फिर अगर मैं थोड़ी और ग्रीडी हो जाऊं तो वो हर दिन हर पल बस मेरे ही पास रहे। जब वो वापस गु फैमिली के विला में लौटी तो उसने देखा कि आंट ली, जिन्हें इस वक्त आराम करना चाहिए था, वो अभी भी लिविंग रूम के सोफा पर बैठी हुई थी। आंट ली, आप अभी तक सोने क्यों नहीं गई? आंट ली अपनी जगह से उठी और बहुत ही प्यार से गु किंग हान की तरफ देखने लगी। मैं बस तुम्हारा ही वेट कर रही थी। आज जो लगा आया था, क्या वो वही है जिसे तुम पसंद करती हो? ये बात सुनते ही गु किंग हान के चेहरे के सारे रूड एक्सप्रेशंस गायब हो गए और वो एकदम ब्लश करने लगी। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। तो उस लगे का क्या सीन है? क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है? तुम्हारा ये कोल्ड नेचर बचपन से ही ऐसा है कि कोई लगा तुम्हारे आसपास टिक ही नहीं पाता। खैर चिंगहान, अगर तुम्हें वो सच में पसंद है तो तुम्हें उसके साथ बहुत अच्छे से रहना होगा। और हाँ, जिस दिन वो हमारे घर रिश्ता लेकर आएगा, तुम अपनी मोम की दी हुई वो स्पेशल वसीयत अपने साथ रखना मत भूलना, जो उन्होंने अपने दामाद के लिए छोड़ी थी। आंट ली को इस तरह हवा में महल बनाते देख गु किंग हान ने तुरंत उन्हें बीच में ही रोका। आंट ली, मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि वो मुझे पसंद करेगा या नहीं, और आप अभी से इन सब बातों को लेकर बैठ गईं, ये बहुत जल्दबाजी होगी। उसकी ये बात सुनते ही आंट ली के सारे हसीन सपने एक सेकंड में चूर चूर हो गए। उन्होंने बहुत ही चीढ़कर गु किंग हान को एक लुक दिया। तुम सच में बहुत यूजलेस हो। वो यहाँ गंगचिंग में सिर्फ एक ट्रिप पर आया है, कुछ दिनों बाद वो वापस चला जाएगा, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तो उसमें क्या बड़ी बात है? अगर वो आगे से कोई स्टेप नहीं ले रहा तो तुम खुद आगे बढ़कर चांस क्यों नहीं मारती? तुम खुद उसे चेस करो ना, और एक बार जब वो तुम्हारी लाइफ में आ जाए तो तुम उसे हमेशा के लिए यहीं गंगचंग में सेटल होने के लिए मना सकती हो।
बातें कहना बहुत आसान है आंतली। गू किंगहान ने अपने भारी हो रहे सिर को सहलाया। इससे पहले जांग युयाओ ने भी मुझसे कुछ ऐसा ही कहा था। ऐसा लगता है जैसे सबने ये मान लिया है कि अगर हम साथ आते हैं तो उसे अपनी पूरी लाइफ और करियर दांव पर लगा के यहीं मेरे पास रहना होगा। पर यह उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। हम दोनों में से कोई भी किसी का गुलाम नहीं है। हम दोनों अपनी मर्जी के मालिक। वो जहां रहना चाहे ये पूरी तरह उसकी चॉइस है। और अगर कल को उसका मन यहां रहने का ना हुआ तो आंट ली ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्हें इस बात पर बहुत हैरानी हो रही थी कि जो गू किंगहान पूरी दुनिया के सामने इतनी रूड और अनप्रेडिक्टेबल रहती है, वो शेनमो के केस में इतनी केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है। गू किंगहान ने बिना एक सेकंड की देरी के सीधे कहा, तो वो जहां भी रहेगा मैं खुद वहां जाकर उससे मिल लूंगी। तो फिर तुम जितनी जल्दी हो सके उसे अपने प्यार में पागल कर लो, वरना अगर तुम उससे मिलने जाओगी तो जरूरी नहीं कि वो तुम्हें अपना कीमती टाइम दे। प्यार में कोई लॉजिक नहीं चलता, और जब तुम्हें वो पसंद आ ही गया है तो ये लड़ा लकी का ड्रामा छोड़ो और सीधे अटैक करो। गू किंगहान ने खुद को शांत रखा, पर मन ही मन वो सोच रही थी कि मेरा अभी अभी एक ब्रेकअप हुआ है, तो इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना सही नहीं रहेगा। किसी को इस तरह दिल से चाहना और उसे चेस करना अपनी चेस करना बच चुका था। अगले दिन मैं होटल के कुछ पैक्ड स्नैक्स लेकर वापस आया। जैसे ही मैं अपने रूम के दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे रूम का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था और गेट के पास कुछ अनजान लोग खड़े थे। उनमें कुछ लड़के और लड़कियां थीं, पर मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। तभी एक लगड़ा कमरे के अंदर से बाहर निकला। जल्दी से अंदर का सारा कचरा साफ करो, मेरा फ्रेंड बस पहुंचने ही वाला है। मैं सीधा उनके पास नहीं गया, बल्कि मैंने वहीं खड़े होकर सीधे शेन किंगयुए को कॉल लगा दिया। उनके पास मैन पावर ज्यादा थी और मैं इतना डम्ब नहीं था कि अकेला जाके उनसे पंगा ले लूं। शेन किंगयुए की तरफ से श्योरिटी मिलते ही मैंने कॉल कट किया और वहां से निकलने लगा। पर तभी रूम के अंदर से आ रहे एक वेटर की नजर सीधे मुझ पर पड़ गई। उसने बहुत ही एक्साइटेड होकर कहा, अरे शेन मिस्टर, आप वापस आ गए। उसकी ये आवाज सुनते ही कमरे के अंदर और बाहर खेले सारे लोगों का ध्यान सीधे मुझ पर टिक गया। उस पल मैंने अपने कदम रोके नहीं, बल्कि अपनी स्पीड और बढ़ा दी। पर उन लोगों का मुझे इतनी आसानी से जाने देने का कोई मूड नहीं था। गेट पर खेरे उन गुंडों ने भागकर मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। उसी वक्त कमरे के अंदर से वो एटीट्यूड वाला लगरा आराम से बाहर निकला। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक एक घमंडी लुक दिया और बहुत ही गंदी स्माइल के साथ बोला, भाग क्यों रहे हो भाई, ये रूम अब से मेरा है। अपना ये सारा कचरा उठाओ और यहां से दफा हो जाओ। ये रूम इस पूरे होटल का सबसे बेस्ट और लग्जूरियस स्वीट था, जिसे लिन लुओक्शन अक्सर अपने वीआईपी गेस्ट की खातिरदारी के लिए यूज करता था। पास्ट में इस रूम का रेंट इतना हाई था कि बहुत कम लोग इसे अफोर्ड कर पाते थे, इसलिए ये ज्यादातर खाली ही रहता था। पर लिन लुओक्सन के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अंदर कौन रह रहा है। उसकी नजरों में अंदर रहने वाला इंसान बस कोई छोटा मोटा रईस ज्यादा था, जो गांगचंग में उसके जूतों के बराबर भी नहीं था। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर भी एक वैसी ही स्माइल आ गई। मैंने उसके हाथ में पकड़ी घड़ी को देखा और बहुत ही उसने पक्का नहीं सोचा था कि मैं पलटकर इतना करारा जवाब दूंगा। लिन लुओक्सवान का चेहरा एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। तुम्हारे हाथ में जो पाटेक फिलिप का परपेचुअल कैलेंडर क्रोनोग्राफ रिस्ट वॉच रिफ 1518 है, उसे पिछले साल फ्रांस के एक बहुत बड़े ऑक्शन में पूरे 350 मिलियन की प्राइस पर खरीदा गया था। और उसे खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि चीन का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जिसका सरनेम उस पल भले ही उसे ये ना पता हो कि मेरी बातें सच हैं या झूठ, पर जैसे ही लिन लुओक्सवान ने उस घड़ी की असली प्राइस सुनी, उसके दिल में डर या रिस्पेक्ट के बजाय एक बहुत ही गंदा लालच आ गया। इसकी प्राइस सच में 350 मिलियन है। तभी मुझे ये पहली नजर में इतनी पसंद आई थी। उसने अपना हाथ उठा के उस घड़ी को देखा। उसके दिमाग में कई गंदे प्लान्स घूमने लगे और उसने तुरंत एक डिसीजन ले लिया। मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो, पर यह घड़ी हमेशा से मेरी ही थी। इस लगे को इसके इस सारे कचरे के साथ धक्के मारकर बाहर निकालो। पूरे गंगचंग में सिर्फ उसी का ऑर्डर चलता था, और अब जब यह घड़ी उसके हाथ में थी तो ये सिर और सिर लिन लुओक्सवान की थी। कोई कुछ भी कर ले। मैं चुपचाप अपनी पॉकेट में रखे हथियार को टटोलने लगा और सोचने लगा कि यहां से सेफ कैसे निकलना है। पर इससे पहले कि मैं कोई एक्शन लेता, हमारे पीछे लगी लिफ्ट का दरवाजा एक आवाज के साथ खुला और अगले ही पल एक बहुत ही टॉल और हॉट लड़की अपनी पीछे पूरी 10-12 बॉडीगार्ड्स की टीम लेकर बाहर निकली। मैंने मुड़कर देखा और उसे तुरंत पहचान लिया। लिन लुओवे वो शेन फैमिली की गांगचेन ब्रांच की पूरी कस्टडी संभालती थी और एक तरह से वो यहां शेन किंगयुए की परछाई थी।
लुओवे दीदी, मैं यहाँ हूँ। फोटो से भी कहीं ज्यादा डैशिंग और परफेक्ट लड़के को अपने सामने देखकर लिन लुओवे एक पल के लिए पूरी तरह इंप्रेस हो गई। वो तेजी से भागकर मेरे पास आई और बिना एक वर्ड बोले मुझे ऊपर से नीचे तक चेक करने लगी कि मुझे कहीं कोई चोट तो नहीं आई। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि मैं बिल्कुल सेफ हूं, तब जाकर उसकी जान में जान आई। दीदी आप चिल करो, मुझे कोई चोट नहीं आई। हमारी लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि आप आ गईं। वहीं दूसरी तरफ जब से लिन लुओवे वहां आई थी, लिन लुओक्सवान की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। पर जैसे ही उसने नोटिस किया कि लिन लुओवे आने के बाद सबसे पहले मेरी केयर कर रही है, उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। लिन लुओवे, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारा इस लड़के के साथ क्या रिलेशन है? उसकी ये आवाज सुनकर लिन लुओवे ने अपना सिर घुमाया, पर उसने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि आज मेरे साथ पंगा लेने वाला विलेन कोई और नहीं बल्कि खुद लिन लुओक्शान है। तो तुम हो यहां, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम बस लिन फैमिली की एक छोड़ी हुई बेटी हो। ये मत सोचना कि तुम्हारे आने से कुछ चेंज हो जाएगा। लिन लुओवे, मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम हो या ये इंसान, मेरी एक आवाज पर तुम दोनों को यहां से दफा होना पड़ेगा। सच कहूं तो लिन लुओवे और लिन लुओक्सुआन काफी टाइम बाद मिल रहे थे, लेकिन चाहे कितना भी वक्त क्यों ना बीत जाए, उसका ये स्टेप ब्रदर हमेशा इतना स्टूपिड ही रहता है कि उसे देखकर गुस्सा आ जाए। वो सीधा लिन लुओक्सुआन के पास गई और उसके शॉक्ड एक्सप्रेशन के बीच अपना हाथ उठाया और जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज आई और लिन लुओक्सुआन का चेहरा एक तरफ घूम गया, उसका गाल तुरंत सूज गया। लिन लुओवे ने अपना हाथ झटका जो इतनी पावर से मारने के कारण सुन्न हो गया था। ये थप्पड़ तो बस एडवांस इंटरेस्ट है लिन लुओक्सुआन, हर किसी से पंगा लेना तुम्हारे लेवल की बात नहीं। इसके आगे वो कुछ और बोलता कि तभी लिन लुओक्शन को रियलाइज हुआ कि उसे थप्पड़ पड़ा है। उसने अपना गाल पकड़ा और पागलों की तरह चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अब तुम अथम। लेकिन लिन लुओवे बस उसे कोल्ड लुक से देखती रही, जबकि उसके बॉडीगार्ड्स ने लिन लुओक्सान को आगे बढ़ने से रोक दिया। लुओवे सिस्टर, क्या आप थोड़ा साइड में हट सकती हैं? मेरी आवाज ने अचानक उन दोनों की आर्ग्यूमेंट को रोक दिया। लिन लुओवे ने पीछे मुड़कर कर देखा कि मैं अपना फोन पकड़कर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेरे इस एक्शन को देखकर लिन लुओक्सुआन ने पैनिक होकर तुरंत अपना हाथ पीछे छिपा लिया। बस करो, अब छिपाने का कोई फायदा नहीं, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है और तुम में से हर एक का चेहरा इस वीडियो में साफ दिख रहा है। ये कहकर मैंने नीचे देखा और वीडियो सीधा शेन किंगयुए को सेंड कर दिया। फिर मैंने आगे कहा, मेरे रूम में सिर्फ वो वॉच ही एक्सपेंसिव नहीं थी, उसी लेवल की और भी कई कीमती चीजें यहां मौजूद है। अगर एक भी चीज गायब हुई या डैमेज हुई तो तुम्हें पूरा कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। अभी तक मैन पावर कम थी, इसलिए मैं शांत था, लेकिन अब मैं लिन लुओक्शान को क्रॉस करके अपने रूम में गया। मुझे अंदाजा तो था, लेकिन अपनी चीजों को जमीन पर इस तरह बिखरा हुआ देखकर और आसकर उस जाइट ब्रेसलेट के टुकड़े देखकर मेरे दिल में एक तेज दर्द हुआ। ये कोई आम चीज नहीं थी, प्योर टॉप टियर जेड था। मैंने अपना फोन निकाला और डैमेज का वीडियो रिकॉर्ड करना कंटिन्यू रखा। जब कंफर्म हो गया कि सिर्फ वही ब्रेसलेट टूटा है, तब जाकर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर मैंने डोर पे बॉडीगार्ड से घिरे लिन लुओक्सुआन की तरफ देखा और कहा, असल में जिसका गेम ओवर होने वाला है वह तुम हो। लिन लुओवे का एक्सप्रेशन भी बहुत अराब था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लिन लुओक्सुआन इतना बड़ा बेवकूफ हो सकता है। शेनमो, क्या डैमेज बहुत ज्यादा है? हाँ, का ही है, कुछ 100 करोड़ का तो होगा ही। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर लिन लुओवे शौक से देखती रह गई। वहीं लिन लुओक्शान पहले तो सुन्न पड़ गया और फिर जोर से चिल्लाया, तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हारे पास इतनी एक्सपेंसिव चीजें कैसे हो सकती हैं? वो चिल्ला जरूर रहा था, लेकिन अंदर से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली इस बार मैंने उसकी तरह देखा तक नहीं और सीधे रूम के सोफा पर जाकर बैठ गया। जब पुलिस आएगी तब तुम आराम से अपनी सफाई देना। क्या मतलब, तुमने पुलिस बुला ली? ये सुनते ही लिन लुओक्सुआन ने कमरे में घुसने की कोशिश की, लेकिन लिन लुओवे के बॉडीगार्ड्स ने उसे वहीं ब्लॉक कर दिया। लिन लुओवे, अपने कुत्तों को पीछे हटाओ, बेहतर होगा कि तुम अब और बेवकूफी ना करो। तुम मुझे थ्रेटन कर रही हो? मैं तुम दोनों को बता दूं, हांगकांग में पुलिस को बुलाना हर किसी के काम नहीं आता। शेन, कान खोलकर सुन लो, चाहे तुम कोई भी ड्रैगन क्यों ना हो, मेरे सामने तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर मैंने बस एक हल्की सी कोल्ड लुक दी और कहा, अच्छा। वो कुछ और बकवास करने ही वाला था कि तभी मेरा फोन बजा और मैं बात करते हुए साइड में चला गया। उसे कुछ बोलने का चांस ही नहीं दिया। मैंने फोन उठाया और नॉर्मल आवाज में हेलो कहा। मेरी नॉर्मल आवाज सुनते ही लाइन के दूसरी तरफ गू किंगहान की टेंशन तुरंत खत्म हो गई। उसने कहा, पुलिस निकल चुकी है और मैं भी बस पहुंच ही रही हूं। टेंशन मत लो, मुझे नहीं पता कि गू किंगहान को मेरे साथ हुई इस प्रॉब्लम का कैसे पता चला। मुझे बस इतना पता था कि मेरे प्रॉब्लम में फंसते ही वे तुरंत मेरी मदद के लिए आ रही है। ये सोचकर मेरा मूड अचानक से बहुत बेहतर हो गया।
बस पहुंच रही हो। तुम्हें मेरी इतनी केयर है तो क्या हुआ? बिल्कुल, तुम मेरे इकलौते वीआईपी गेस्ट हो। तुम्हारी केयर नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? सिर्फ मैं इकलौता? हाँ, सिर्फ तुम। फोन के दूसरी तरफ गू किंगहान एक पल के लिए शांत हुई और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, तो फ्यूचर में? फ्यूचर में भी सिरा तुम। गू किंगहान ने होटल के गेट पर अपनी गाड़ी रोकी, सामने खड़ी ऊंची बिल्डिंग को देखा और एक गहरी सांस ली। अगर तुम हो तभी मेरे फ्यूचर का कोई मतलब है क्या? मैं पहुंच गई। उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी स्क्रीन पर आ रहे नंबर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं गू किंगहान। और उसी डोर पर खड़ा लिन लुओक्सुआन पागलों की तरह गालियां बक रहा था। लिल्लोवे, तुम आए और उसकी इतनी हेल्प क्यों कर रही हो? इस मैटर को इतना बड़ा बनाने में तुम्हारा क्या फायदा है? और तुम्हें एक आउटसाइडर की ऐसे मदद कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं दाद को बता दूंगा? लिन लुवे एकदम इमोशनलेस खैरी रही, उस पर कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर लिन लुओक्सुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उसे थ्रेटन करने लगा, मैं अभी दाद को कॉल करता हूं। पहले लिन लुए को इस धमकी से बहुत डर लगता था, लेकिन अब वो मेरे डोर के सामने आराम से खैरी थी। जल्द ही लिन लुओक्सुआन की कॉल कनेक्ट हो गई। डैड, दीदी और एक लगा मिलकर मुझे बुल्ली कर रहे हैं। दूसरी तरफ लिन फादर का चेहरा गुस्से से भर गया। उस बदतमीज लगदी को फोन दो। बिना कोई डिटेल्स पूछे सिर्फ लिन लुओक्सुआन की शिकायत पर लिन फादर ने मान लिया कि सारी पलती लिन लुए की ही है। ये सुनकर लिन लुओक्सुआन ने एक इविल स्माइल के साथ लिन लोवे की तरफ देखा और फोन का स्पीकर ऑन करते हुए अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। दाद तुमसे बात करना चाहते हैं। लिन लोवे ने अपनी नजरें झुकाईं और सामने रखे फोन को देखने लगी। हालांकि उसे पता था कि लिन फैमिली ने उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी अपने पिता की ऐसी आवाज सुनकर उसे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। जैसे ही वो फोन पकड़ने के लिए हेजिटेशन में अपना हाथ बढ़ा रही थी, तभी मेरा हाथ अचानक बीच में आया और मैंने फोन ले लिया। ओए बुढ़े, कौन बोल रहा है? ये अनजान आवाज सुनकर लिन फादर ने गुस्से से फ्रॉम किया और ऑर्डर दिया, तुम कौन हो? तुरंत फोन लिन लुवे को दो। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे पूछो कि तुम कौन हो। मैं कौन हूं? तो सुन लो, अब तुम्हारा गेम खत्म। मैं वो इंसान हूं जो अब तुम्हारी लिन फैमिली का सबसे बड़ा क्रेडिटर बनने वाला है। ये सुनते ही लिन फादर एकदम सुन्न हो गया। उसे अचानक एक बहुत बुरी फीलिंग आने लगी। मुझे उसे और कुछ एक्सप्लेन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने सीधा कॉल कट कर दी और फोन सीधा लिन लुओक्सुआन की तरफ फेंक दिया। उसे घबराकर फोन कैच करते हुए देखकर मैंने अपनी आईब्रो उठाई और एक स्मर्क पास की। ठीक उसी बर्ट एलिवेटर का डोर खुला और गू किंगहान ने मुझे इसी एटीट्यूड में देखा। उसे लगा जैसे किसी भारी चीज ने सीधा उसके दिल पर जोर से स्ट्राइक किया हो। वो बस लगातार मुझे घूरती रही। उसके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा था, बस इंस्टिंक्टिवली एक एक कदम बढ़ाकर मेरी तरफ आने लगी, जब तक कि मेरी नजर उस पर नहीं पड़ी। उसे देखकर मेरी स्माइल और भी चौड़ी हो गई और मैंने उसे अपने पास आने का इशारा किया। मेरा ये एक्शन बिल्कुल वैसा था जैसे कोई मालिक अपने पेट को बुला रहा हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गू किंगहान को यह बुरा नहीं लगा, बल्कि उसने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। वहां मौजूद सभी लोगों में सिर मैं और गू किंगहान मुस्कुरा रहे थे, जबकि बाकी सबके चेहरों का रंग उड़ चुका था। गू किंगहान बिना किसी की परवाह किए सीधा मेरे पास आई और बोली, इस मैटर में तुम्हें कैसा सोल्यूशन चाहिए? कॉम्पेंसेशन और मारी, लेकिन तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे युद्ध हैंडल करूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसका ये सॉफ्ट और जेंटल एक्सप्रेशन देखकर लिन लुए को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि लिन लुओक्सुआन जो गू किंगहान की एंट्री के वक्त से ही कांप रहा था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर उसे पहले पता होता कि मेरा गू किंगहान के साथ कनेक्शन है, तो उसे 10,000 बार सोचने पर भी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं होती। यही सब सोचते हुए लिन लुओक्सुआन ने कांपते हुए हाथों से वो वॉच उतारी और सिचुएशन को काम करने की कोशिश में मेरी तरफ बढ़ा दी। शेन सर, आपकी वॉच, ये वॉच आप रख लीजिए। आज जो भी हुआ, क्या आप प्लीज उसे मां नहीं कर सकते? मां कर दूं? ये थोड़ा मुश्किल है। मां कर दूं? ये तो काई मुश्किल है। शायद तुम हांगकांग वालों को मेरे बारे में पता नहीं है, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि मैं बदला लेने में सबसे आगे हूं। ये कहते हुए मैंने लिन लुओक्सुआन के हाथ से वो वॉच ली, बहुत ही डिस्गस्ट के साथ उसे अपनी 2 उंगलियों से पकड़कर हिलाया और फिर वापस लिन लुओक्सुआन के ऊपर फेंक दी। और वैसे भी जो चीज गंदी हो जाए मैं उसे वापस नहीं रखता। ये सुनते ही लिन लुओक्सुआन का चेहरा पूरी तरह से सेध पत गया। उसने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन गू किंगहान की कोल्ड और डेडली आंखों को देखकर उसकी हिम्मत टूट गई और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला।
कुछ ही देर में पुलिस आ गई। मैंने सीधा अपना फोन और वीडियो एविडेंस इंस्पेक्टर इंचार्ज को पकड़ा दिया। जब उन्होंने क्राइम सीन की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली और होटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक कर लिया, तब जाकर इंस्पेक्टर ने अपना ऑर्डर दिया। मिस्टर लिन, आपको और आपके आदमियों को हमारे साथ स्टेशन चलना पड़ेगा। लिन लोक्सवान का चेहरा पीला पड़ चुका था। कांपते हाथों से अपना फोन पकड़े हुए कारी हेजिटेशन के बाद आखिरकार उसने अपने दांत को कॉल लगा ही दी। पुलिस के साथ फॉर्मेलिटी और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद मैं और लिन लुओवे वहां से एक साथ निकल गए। लिन लुओवे बिना किसी टेंशन के हंसते हुए बोली, शेन सर, लुओवे सिस्टर, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, मुझे सिर्फ शन्मो कहकर बुला सकती हैं। ठीक है शन्मो। तो शन्मो, अब तुम कहाँ रहने का प्लान कर रहे हो? होटल जैसी जगहें सेफ तो लगती हैं, लेकिन असल में पूरी तरह सेफ होती नहीं। जिनके पास थोड़ा भी पावर और स्टेटस है वो कहीं भी अपना हाथ डाल सकते हैं। सिस्टर, आपने मुझे रुकने के लिए जो घर देने की बात कही थी, क्या वो रेडी है? हाँ, वो पूरी तरह से रेडी है। ठीक है, तो मैं सीधा वहीं शिफ्ट हो जाता हूं। ये कहते हुए मैंने मुड़कर गू किंगहान की तरफ देखा। क्या तुम्हें आगे कोई काम है? असल में ऐसा नहीं था कि गू किंगहान के पास कोई काम नहीं था। उसे बस यही लग रहा था कि इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम मुझे सेफली सेटल करना है। नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दूसरी तरफ लिन लुओवे थी, जो अपनी एक इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग छोड़कर जल्दबाजी में यहां आई थी। अब जब उसने देखा कि गू किंगहान मेरे साथ है तो उसकी सारी टेंशन खत्म हो गई। उसने मुझे बाय कहा और जल्दबाजी में वहां से निकल गई। लिन लुओवे के जाने के बाद गू किंगहान ने अचानक कहा, लिन लुओवे आजकल रोंगशान ग्रुप के लिए काम कर रही है। मैंने सिर हिलाया, मुझे पता है। मैंने बस मुस्कुरा दिया। जब गू किंगहान ने देखा कि मैं इस बारे में और कोई डिटेल्स एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं हूं, तो उसने भी बात वहीं खत्म कर दी। उसने गाड़ी अनलॉक की और कहा, चलो मैं तुम्हारा सामान शिफ्ट करूंगी, तुम युद्ध अपने हाथों से काम करोगी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम गू ग्रुप की सीईओ हो। मुझ जैसे इंसान का सामान उठाना तुम्हारे स्टेटस को सूट नहीं करेगा। 2 घंटे बाद शंक्षी जाजिंग, ये हांगकांग का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस विला एरिया था। जब मैं लिन लुओवे के भेजे हुए हाउस नंबर के हिसाब से उस बिल्डिंग को ढूंढ रहा था, तब गू किंगहान अचानक कुछ पलों के लिए रुक गई। सिस्टर, आपने मुझे रुकने के लिए जो घर देने की बात कही थी, क्या वो रेडी है? हाँ, वो पूरी तरह से रेडी है। ठीक है, तो मैं सीधा वहीं शिफ्ट हो जाता हूं। ये कहते हुए मैंने मुड़कर गू किंगहान की तरफ देखा। क्या तुम्हें आगे कोई काम है? असल में ऐसा नहीं था कि गू किंगहान के पास कोई काम नहीं था। उसे बस यही लग रहा था कि इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम मुझे सेफली सेटल करना है। नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दूसरी तरफ लिन लुओवे थी, जो अपनी मीटिंग छोड़कर जल्दबाजी में आई थी। अब जब उसने देखा कि गू किंगहान मेरे साथ है तो उसकी टेंशन खत्म हो गई। वो बाय कहकर वहां से निकल गई। लिन लुओवे के जाने के बाद गू किंगहान ने अचानक कहा, लिन लुओवे आजकल रोंगशियन ग्रुप के लिए काम कर रही है। मैंने सिर हिलाया, मुझे पता है। मैंने बस मुस्कुरा दिया। जब गू किंगहान ने देखा कि मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, तो उसने भी बात वहीं छोड़ दी। उसने गाड़ी अनलॉक की और कहा, चलो मैं तुम्हारा सामान शिफ्ट करवाने में हेल्प करती हूं। तुम वुड अपने हाथों से काम करोगी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम गू ग्रुप की बॉस हो, मेरा सामान उठाना तुम्हारे स्टेटस को सूट नहीं करेगा। 2 घंटे बाद शेंगशी जाजिंग, ये हांगकांग का सबसे बड़ा और लग्जूरियस विला एरिया था। जब मैं लिन लुओवे के भेजे हुए हाउस नंबर को फॉलो करते हुए उस घर के पास पहुंचा, तो गू किंगहान एक पल के लिए रुक गई। मैंने उसे नोटिस किया और कैजुअली पूछ लिया, क्या हुआ? अगर मैं कहूं कि ठीक बगल वाला घर मेरा ही है, तो क्या तुम मानोगे? सच में ये तो बहुत बढ़िया कोइंसिडेंस है। तो फिर आगे से मेरा ध्यान रखना, नई पड़ोसन। ये कहते हुए मैंने गू किंगहान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। गू किंगहान ने बहुत तेजी से रिएक्ट किया और तुरंत मुझसे हाथ मिलाते हुए बोली, मिस्टर शेन, आप भी मेरा ध्यान रखिएगा। और हाथ छोड़ते वक्त उसने चुपके से मेरी हथेली पर अपनी उंगलियों से हल्का सा मसाज किया। दूसरी तरह लिन लुओक्सवान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके दांत के टॉप लेवल कनेक्शंस यूज करने के बाद भी वो पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं आ पाएगा। और तो और, जब लॉयर्स को इस पूरे मैटर की असल वजह पता चली तो उनके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचा था, सेटलमेंट। लेकिन इसके लिए मेरी मर्जी होना सबसे जरूरी था। लिन फैमिली के लॉयर्स की कई रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने के बाद पूरे 3 दिन बाद मुझे युद्ध अपने लॉयर का कॉल आया। जब मैं सेटलमेंट की जगह पर पहुंचा तो कमरे में बैठे लोग पहले से ही इंतजार कर करके परेशान हो चुके थे। लिन फादर अपनी कुर्सी पर अकड़ के बैठा रहा और बिना मुझे बैठे ही सीधा पूछने लगा, बोलो कितने पैसे चाहिए ताकि तुम मेरे बेटे को छोड़ सको? यह सुनकर मैं आराम से बीच वाली मेन चेयर पे जाके बैठ गया। फिर बहुत तसल्ली से अपनी चाय का एक घूंट लिया और उसे जवाब दिया, 1000 करोड़। शन सर, ये अमाउंट कुछ ज्यादा ही बढ़ा नहीं है? मैं पीछे की तरफ लीन हुआ, अपने लॉयर से फोटोज ली और उन्हें सीधा लिन फादर के मुंह पर फेंक दिया।
तुम्हारी औकात ही छोटी है, 1000 करोड़ भी नहीं निकाल सकते तो मेरे सामने इतने बड़े बॉस बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे ने जो वॉच चुराई थी, उसकी ब्यूज ब्रेसलेट जो उसने तोड़ा, उसकी वैल्यू पता है? मेरे रूम से जो भी चीजें गायब हुई हैं उनकी टोटल वैल्यू जानते हो? ये 1000 करोड़ तो मैंने सिर्फ इसलिए कम किए हैं क्योंकि तुम लीगली लुए सिस्टर के फादर हो। ऐसा नहीं था कि लिन फादर ने ये फोटोज पहले नहीं देखी थी, लेकिन तब उसने इन पर ध्यान नहीं दिया था। पर अब मजबूरी में उसे टेबल पर रखी इवैल्यूएशन रिपोर्ट उठानी पड़ी। जैसे जैसे वो रिपोर्ट पढ़ता गया, उसका चेहरा और भी भयानक होता गया। आखिर में उसने उस रिपोर्ट को इतनी जोर से पकड़ा कि पेपर ही मुड़ गया। उसे लिन लुओक्सवन की बातें याद आईं और वो आर्ग्यू करने लगा, तुम्हारी इतनी चीजें गायब नहीं हो सकती। मेरे बेटे ने सिर्फ एक वॉच उठाई है और डैमेज सिर्फ उस ब्रेसलेट का हुआ है। किसने कहा? मेरी चीजें हैं तो मैं ही डिसीड करूंगा कि कितना नुकसान हुआ है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी उन सभी चीजों का एयरपोर्ट पर ऑफिशियल एंट्री रिकॉर्ड मौजूद है। अब अगर वो चीजें मिल नहीं रही है तो जाहिर सी बात है कि इसका ब्लेम मैं इलीगली रूम में घुसने वाले तुम्हारे बेटे पर ही डालूंगा। हाँ, अगर मिस्टर लिन ये प्रूफ कर दें कि उन्होंने कुछ नहीं चुराया तो मैं उसी अपना क्लेम वापस ले लूंगा। लेकिन लिन फादर को अच्छे से पता था कि लिन लुओक्सवन अपनी बेगुनाही साबित कर ही नहीं सकता। उसका जबरदस्ती मेरे रूम में घुसना, चीजें तोड़ना और चुराना सब एक सॉलिड फैक्ट था। 1000 करोड़ भले ही वो इतना अमाउंट अफोर्ड कर सकता था, लेकिन वो इतना बड़ा अमाउंट लिन लुओक्सवन पर वेस्ट कभी नहीं करता। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद लिन फादर ने अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल लाई और खुशामद करते हुए बोला, मिस्टर शेन, क्यों ना आप ही बता दें कि आप इस मैटर को कैसे सेटल करना चाहते हैं? इस मैटर को? लिन लुवे तुम्हारी बेटी है ना? ये बात सुनते ही लिन फादर का दिल धक से रह गया। उसने कहा, हाँ, मुझे लगता है तुमने मुझे गलत समझा है। मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएशन नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूं। या तो तुम मेरी डिमांड्स मानकर सेटलमेंट करो या फिर लिन लुओक्सवन को सीधा अंदर भेजो। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास बार्गेन करने के लिए कोई चिप्स नहीं बचे हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं रोंगशिंग ग्रुप के साथ लिन फैमिली के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दूं? ये शब्द किसी भारी हथौड़े की तरह लिन फादर के दिमाग पर लगे। उसे कुछ पल तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुमने लुवे सिस्टर को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए फोर्स किया था, तब क्या तुमने आज के दिन के बारे में नहीं सोचा था? तुम्हारी लिन फैमिली के आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में रोंगशिंग ग्रुप की इन्वेस्टमेंट है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर रोंगशिंग ने अपना फंड वापस खींच लिया तो क्या होगा? लिन फैमिली के सारे रिसोर्सेज पानी में बह जाएंगे। मुझे पता है तुमने इसके बारे में सोचा होगा, लेकिन तुम्हें लगा कि लुवे सिस्टर कभी लिन फैमिली के साथ ऐसा नहीं करेंगी। आखिरकार लिन फैमिली उनकी मां की मेहनत का नतीजा है और तुम्हें लगता था कि लुवे सिस्टर बस रोंगशिंग ग्रुप के लिए काम करने वाली एक मामूली एम्प्लॉई है। वो रोंगशिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी केपेबल क्यों ना हो जाए। वो आयर क्या ही उखाड़ लेंगी? क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स रोंगशिंग को ही प्रॉफिट दे रहे हैं, तो भला रोंगशिंग इसमें इंटरफेयर क्यों करेगा? देखा जाए तो तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे जोर से हंसी आ गई। हा, डर क्यों लगेगा? रोंगशिंग के लिए लिन फैमिली के साथ खेलना बस एक छोटी उंगली तोड़ने के बराबर है। तुम्हें लगता है मुझे कोई जर्क पड़ेगा? सच कहूं तो मेरे बिना ठीक है, मैं वापस जाकर लुवे को शेयर्स ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भेज दूंगा। प्लीज मुझ पर रहम करो और लुओक्सवन और लिन फैमिली को छोड़ दो। दोनों बातें अलग हैं, मेरा कॉम्पेंसेशन कम नहीं होना चाहिए। यह सुनकर लिन फादर के मुंह से ऊन निकलने ही वाला था, लेकिन वो बस एक फेक स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला सका। बाय बाय का जेस्चर करने के बाद मैंने लिन फादर को स्टिफ होकर वहां से जाते हुए देखा। आखिर में मैंने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपना फोन निकाला और कॉल की, हेलो सिस्टर, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फोन के दूसरी तरफ से शेन चिंगये ने बस एक हल्का सा बोला। मैं फोन कट करने ही वाला था कि अचानक मुझे कुछ याद आया। सिस्टर, तुम लुवे सिस्टर के मामले में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? काली देर तक शेन चिंगये का कोई जवाब नहीं आया तो मैंने फिर से पूछा, सिस्टर, और उसके बाद जो उसने हकलाते हुए गोलमोल जवाब दिया, उससे मुझे पक्का यकीन हो गया कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। उसने जल्दी से कॉल कट कर दी और फोन में बीप की आवाज आने लगी। मैंने अपना मुंह चिढ़ाया और कैबिन से बाहर निकलने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, मुझे एक ऐसा इंसान दिखा जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि मैं उसे इग्नोर कर पाता, वो सीधा मेरे पास आ गया। शेनमो, सच में तुम हो? तुम हांगकांग में हो? कोई हैरानी की बात नहीं कि स्याओ जाजा तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी, पर तुम उसे नहीं मिले। लुओनान ने बहुत ही फेमिलियरिटी के साथ मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पहले तो उसका हाथ रोका और फिर उसे पीछे धकेल दिया। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूं। अरे रुको,
शेनमो, भले ही तुम्हारा श्याओ जाजा से झगड़ा हो गया हो, लेकिन हम तो अभी भी दोस्त हैं ना। ये सुनकर मैंने उसे एक गहरी लुक दी। दोस्त? तो अभी जब तुमने श्याओ जाजा को मेरी लोकेशन बताई, वो भी दोस्ती की वजह से था। ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें टाइप करते हुए नहीं देखा। मुझे इसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि तुम किसे मैसेज भेज रहे थे। शेनमो, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे लगा तुम्हारे और श्याओ जाजा के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं तो बस चाहता था कि तुम लोग आमने सामने बात करके क्लियर कर लो। और वैसे भी शेनमो, बुरा मत मानना, लेकिन हमारी कैटेगरी के लोगों में कौन है जो पूरी तरह से क्लीन है? श्याओ जाजा ने तुम्हारे लिए इतने साल खुद को क्लीन रखा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आयरकार, उसके और लूली के बीच सच में तो कुछ हुआ नहीं था ना? तो फिर तुम्हारे ऐसे आयब होने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें पता है कि वो इतने दिनों से तुम्हारे लिए कितनी परेशान है? अब तो वो इतनी पतली हो गई है कि मुझसे देखा भी नहीं जाता। लो नान जैसे जैसे बोलता गया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उसकी ये बातें सुनकर मैंने एक कोल्ड स्माइल दी। क्या तुम श्याओ जाजा के बाप हो जो उसकी इतनी साइड ले रहे हो? क्या जब तुम अपाहिज हो जाओगे तो वो तुम्हारे बिस्तर के पास बैठकर तुम्हारे मलमूत्र साफ करेगी? तुम्हारी जबान इतनी गंदी कैसे है? तुम्हें लगता है तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं। कम से कम मैं इंसानों वाली भाषा तो बोल रहा हूं। जब तुम अपना मुंह खोलते हो तो सिर्फ बकवास करते हो। इतनी गंदी बदबू आती है कि उल्टी करने का मन करता है। हमारी कैटेगरी के लोगों में कौन क्लीन है? वो तुम्हारा सर्कल है, मेरा नहीं। तुम यूथ गंदे हो तो क्या दूसरों को भी अपने जैसा बनाना चाहते हो? कचरे को कचरे के ढेर में ही रहना चाहिए। मुझ जैसे क्लासी इंसान से दूर रहो, मेरे बरीब आने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर मैं मुड़ा और वहां से निकल गया। मेरे पीछे खड़ा लोनान गुस्से से घूर रहा था। उसने जाते हुए मेरी पीठ की तरफ उंगली उठाई। उसके मुंह में गालियों का पहाड़ था, लेकिन मैंने उसे बोलने का चांस ही नहीं दिया। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और श्याओ जाजा को मैसेज का रिप्लाई देने लगा। एक तरह लुओनान जानबूझकर मेरी लोकेशन लीक कर रहा था और दूसरी तरह जांग योयाओ, जिसे मेरी सेफ्टी चेक करने के लिए भेजा गया था। ये सब सुनकर बहुत खुश हो रही थी। उसने बहुत एक्साइटमेंट के साथ कॉरिडोर के कैमरा से मेरी रिकॉर्डिंग निकाली और उसे ग्रुप में भेज दिया। साथ में उसने थम्स अप वाले बहुत सारे स्टिकर्स भी भेजे। मेरी पूरी लाइफ में जांग योयाओ किसी से इंप्रेस नहीं हुई, लेकिन शेनमो के बोलने के तरीके मैं सच में फैन हो गई हूं। लेकिन मैसेज भेजने के अंदर ही शाओयान ने रिकॉर्डिंग में बोले गए नाम को पकड़ लिया। ये देखते ही जांग योयाओ का चेहरा सुन्न पड़ गया। उसने तुरंत टाइप किया, जल्दी डिलीट करो। हालांकि शाओयान को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने तुरंत वो मैसेज डिलीट कर दिया। पर तभी ग्रुप मैसेज ओपन करते हुए गू किंगहान ने यह सब देख लिया। मैंने देख लिया। अब तो जांग योयाओ के पास फाइल डिलीट करने का ऑप्शन ही नहीं बचा था। वो बस हंसने का नाटक करने लगी। इस वक्त शाओयान को भी अपनी ललती का एहसास हो गया था, तो उसने कवर अप करने की कोशिश की। हाँ, हान सिस्टर, शेनमो का नाचर ऐसा ही है, वो कोई इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। ग्रुप में मैसेजेस आते रहे, लेकिन गू किंगहान ने दोबारा कुछ नहीं कहा। जांग युयाओ को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने सीधा गू किंगहान की प्रोफाइल पर क्लिक किया और पर्सनल मैसेज भेजना शुरू किया। लेकिन कारी देर मैसेज टाइप करने के बाद भी गू किंगहान का कोई रिप्लाई नहीं आया। सिक्योरिटी रूम में बैठी जांग युयाओ का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसका मन कर रहा था कि वो ऊद को एक थप्पड़ मार ले। मैं भी ना, मुझे क्या जरूरत थी शेनमो की रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेजने की। उस वक्त जांग युयाओ को बहुत पछतावा हो रहा था। और वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में बैठी गो किंगहान ने वो ऑडियो फाइल ओपन की। उस रिकॉर्डिंग में मेरा बार बार एक ही नाम लेना सुनकर उसका मूड पूरी तरह से अराब हो गया। शाओ जाजा। गो किंगहान ने वो नाम धीमे से रिपीट किया। उसकी उंगलियां लगातार टेबल पर ताप कर रही थी। उसे ये नाम बहुत सुना सुना सा लग रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा गू किंगहान को जिस बात से परेशानी थी, वो थी उस इंसान की आइडेंटिटी, यानी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। भले ही वो एक्स थी, लेकिन ये बात भी गू किंगहान को बहुत इरिटेट कर रही थी। और सबसे ज्यादा इरिटेट वो खुद से हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से जेलस होने का कोई हक ही नहीं है। उसने मेरी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक किया और काफी देर तक चैट बॉक्स को घूरती रही। आखिर में उसने एक गहरी सांस ली। क्या सारे काम खत्म होने के बाद भी उसे मेरी याद नहीं आई? वो मन ही मन सोच रही थी कि तभी अगले ही सेकंड हमारी चैट बॉक्स में एक मैसेज पॉपअप हुआ। यू पैटेड शेनमो स्मार्ट हेड अफेक्शन +1। उसने इस मैसेज को देखा और पैनिक होकर इसे डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक मेरा मैसेज आ चुका था। अब तो कुछ न होकर भी बहुत कुछ हो गया था। गू किंगहान ने एक गहरी सांस ली और पूछा, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? कोई और बहाना ना मिलने पर? गू किंगहान ने सीधा पूछ लिया। मैंने मैसेज देखा और उसे छेदरने के लिए रिप्लाई किया। तुम बहुत ऑनेस्ट हो। मैं इमेजिन कर सकता हूं कि गू किंगहान ने जब ये लिखा होगा तो वो कितनी सीरियस होगी। फिर मैंने टाइम देखा और दोबारा टाइप किया। सच में तो तुम मुझे कितना मिस कर रही हो?
इस मैसेज को देखने के बाद गू किंगहन ने कारी देर तक कोई रिप्लाई नहीं किया। वो बहुत सीरियस हो गई थी, अपनी आईब्रोज सिकोड़कर इस सवाल के बारे में सोच रही थी। यहां तक कि उसे ये भी नोटिस नहीं हुआ कि उसका असिस्टेंट कारी देर से दरवाजा नॉक कर रहा है। जब उसे होश आया तब उसने असिस्टेंट को अंदर आने के लिए कहा। असिस्टेंट ने दरवाजा खोला और आज के बाली स्केड्यूल के बारे में बताने ही वाला था कि गू किंगहान ने उसे रोक दिया। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। वो बिल्कुल सीधी बैठी थी, उसका एक्सप्रेशन इतना सीरियस था जितना पहले कभी नहीं देखा गया था। असिस्टेंट को लगा जैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जब उसने अपने शब्द तैयार कर लिए तब गू किंगहन ने आगे पूछा, मान लो, मेरा मतलब है कि सिर्फ इमेजिन करो, अगर तुम किसी को पसंद करते हो और उसे कहते हो कि तुम उससे मिलना चाहते हो और वो वापस पूछे कि कितना मिलना चाहते हो, तो ऐसे में क्या रिप्लाई देना चाहिए? गू बॉस, ये सवाल मिस्टर शेन ने आपसे पूछा है ना? मुझे लगा पता नहीं कौन सी बड़ी बात हो गई जो आप इतनी सीरियस हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी गू बॉस भी किसी से मिलने की बात कर सकती है। जल्दी बताओ, बकवास मत करो। ठीक है ठीक है गू बॉस, मुझे लगता है मिस्टर शेन, आपको मैंने ये नहीं कहा कि यह शेन मो है। कुछ पल की खामोशी के बाद गू किंगहान ने हार मानते हुए कहा, आगे बोलो। असिस्टेंट ने खासकर अपनी हंसी रोकी और सीरियसली एनालाइज करते हुए बोला, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है मिस्टर शेन ने यह सवाल जानबूझकर पूछा है। वो जानते हैं कि आप इसका जवाब देने में शाय फील करेंगी, इसलिए वो बस आपको टीज कर रहे हैं। ये सुनकर गू किंगहान ने अपना मुंह बनाया। वो थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई। उसे लगा था कि शायद मैं उसकी फीलिंग्स को टेस्ट कर रहा है। तो क्या वो सिर्फ मजाक कर रहा है? मेरी गेस के हिसाब से हाँ, लेकिन बॉस, अगर आपको सच में कोई डाउट है तो सीधा मिस्टर शेन से ही क्यों नहीं पूछ लेती? रिलेशनशिप में सबसे बुरी चीज यही होती है कि एक दूसरे के बारे में बस गेस करते रहना। जो भी सवाल है सीधा बोल दो। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो बात करो, अगर बात नहीं बनती तो अलग हो जाओ। इस तरह कम से कम कोई रिग्रेट तो नहीं रहेगा। आएंग्री लाइन असिस्टेंट ने बस कैजुअली बोली थी, लेकिन गू किंगहान ने उसे दिल पर ले लिया। वो इतनी गहरी सोच में डूब गई कि उसे पता ही नहीं चला असिस्टेंट कब वहां से चला गया। दूसरी तरह जब मुझे गू किंगहान का रिप्लाई नहीं मिला तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। जब मैं घर वापस आया और अपना फोन ओपन किया तो मुझे गू किंगहान का मैसेज मिला। बहुत बहुत ज्यादा, बस 4 छोटे से शब्द, बस 4 छोटे से शब्द, बस 4 छोटे से शब्द, बस 4 छोटे से शब्द। मैंने टाइप करते हुए सोफा पर छलांग लगाई और क्रॉस लेग्ड होकर बैठ गया। तुम इतनी देर तक सोच रही थी और सिर्फ ये 4 शब्द भेजे। मुझे तो भारी नुकसान हो गया। मेरे आखिरी मैसेज को देखकर गू किंगहान बेसमेंट में अपनी कार चला रही थी। वो मुस्कुराई। क्या मेरे वर्ड्स का कोई और मीनिंग भी है? कुछ पल बाद उसने रिप्लाई किया, मैं तुम्हें कॉम्पेंसेट कर दूंगी। यह रिप्लाई देखकर मेरे दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई, लेकिन मैंने फिर कोई जवाब नहीं दिया। फोन साइड में रखा और शावर लेने बाथरूम चला गया। कुछ मिनट बाद मैंने अपना फोन उठाया और कुछ खाने के लिए नीचे जाने ही वाला था कि तभी गू किंगहान का कॉल आ गया। मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं। मैं फोन पकड़े हुए दौड़कर नीचे गया और दरवाजा खोला तो सामने वो खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वो सीधा ऑफिस से यहां आई है। उसका चेहरा हल्का लाल था और वो सांसें भर रही थी। उसकी नजरें सीधा मुझ पर थी। गू किंगहान ने इंस्टिंक्टिवली एक कदम आगे बढ़ाया। मैं तुम्हारे लिए हांगकांग के कुछ फेमस स्नैक्स लेकर आई हूं। ये मेरा कॉम्पेंसेशन। मैंने देखा कि वो क्या लाई है। चलो पहले अंदर आ जाओ, बाहर बहुत हवा चल रही है। उसके बाद अत्म करने से पहले ही मैंने उसे अंदर आने को कहा। मेरे पास सिर्फ डिस्पोजेबल स्लीपर्स ही है, तुम ट्राई करके देखो। और ये रोस्ट डक और फ्राइड स्क्यूअर्स भी हैं। अच्छा हुआ मैंने भी कुछ नहीं खाया था। थैंक यू। जब हम डाइनिंग टेबल पर बैठे और खाने ही वाले थे तो मैंने अचानक उसे रोका। रुको 1 मिनट, क्या तुम ड्रिंक करती हो? ड्रिंक? कौन सी ड्रिंक? फ्रूट वाइन, जो मैं बीजिंग से लाया था। लेकिन उसका पूरा ध्यान वाइन पर नहीं था, बल्कि उस जगह के नाम पर था। यह पहली बार था जब मैंने बताया कि मैं कहां से आया हूं। गू किंगहान की आंखें चमक उठी। वो सोचने लगी कि मैंने बीजिंग का नाम लिया है, इसका मतलब मैं उसके सामने ओपन अप हो रहा हूं। गू किंगहान जितना सोच रही थी उतनी ही एक्साइटेड हो रही थी, लेकिन उसने बाहर से बहुत काम बिहेव किया। जल्द ही मैं एक सील्ड वाइन जार लेकर टेबल पर आ गया। ये मैंने कुछ टाइम पहले गांव में एक आंटी से बनानी सीखी थी। ये मलबरी वाइन है, बहुत टेस्टी है। तुम लकी हो। ये कहकर मैंने एक्सपर्ट की तरह जार का ढक्कन खोला। तुरंत ही एक बहुत अच्छी वाइन की खुशबू फैल गई। जब मैंने ग्लास पूरा भर के उसकी तरफ बढ़ाया तो वो थोड़ी हेजिटेट हुई। पहले घर पर फैमिली मेंबर्स का डर रहता था, इसलिए हमेशा सिर्फ एक छोटा ग्लास पीती थी। अब जब मेरे साथ पीने का चांस मिला तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। नहीं, मुझे बस डर है कि कहीं तुम नशे में ना हो जाओ। गू किंगहान की ऊद की कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे अपनी टेंशन नहीं थी। बस वो इंसान को पहचानने में बहुत अच्छी थी। उसे लगा कि मेरी कैपेसिटी पक्का बहुत खराब होगी। मैंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गारंटी दी और अपना ग्लास उठाया।
कोई बात नहीं, मुझे नशा नहीं होगा। गोकिंगहान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने भी मुस्कुराते हुए मेरे साथ ग्लास टकराया। वो मेरे साथ खाती पीती रही। 1 घंटा बीत गया और मेरे हाथ में रखा तीसरा ग्लास भी खत्म हो गया। जब उसने देखा कि मैं दोबारा बॉटल की तरह हाथ बढ़ा रहा हूं, तो उसने रोक दिया। अगर और पिया तो नशे में हो जाओगे। मैंने अपना लाल टमाटर जैसा चेहरा उठाया और फिर से जोर देकर कहा, तुम क्या बड़बड़ा रही हो? मैं कैसे नशे में हो सकता हूं? मैं जितना पीता हूं उतना ही होश में रहता हूं। ये कहकर मैंने गो किंगहान के हाथ को हटाना शुरू किया, जो मेरे ग्लास के सामने था। उसका हाथ क्यों नहीं हिल रहा? मैंने इतनी ताक लगाई। इसका हाथ का ही सुंदर है। मैं देखते देखते अचानक अपनी इंडेक्स फिंगर आगे बढ़ाई और हल्के से गू किंगहान के हाथ पर टच की, और फिर उसके शॉक्ड एक्सप्रेशन के बीच मैं उसकी उंगलियों को सहलाने लगा। उसने बहुत सॉफ्ट आवाज में पूछा, शेनमो, क्या तुम नशे में हो? उसने मुझे बिना बताए अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें तो बस उसके हाथ पर ही टिकी थी। मैंने सीधा हाथ बढ़ाकर उसे कस के पकड़ लिया और खींचते हुए घूरा, हिलना मत, मुझे देखने दो। ये सुनकर गू किंगहान ने एक गहरी सांस ली। उसे अपना सिर भारी होता हुआ फील हुआ। ठीक है, अब और पूछने की जरूरत नहीं। ये इंसान डेफिनेटली ड्रंक है। क्या कह रहा था कि इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है? सिर्फ 3 ग्लास में ही ये हाल है। ये सोचते हुए उसने एक आ भरी और अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, पर हाथ हिला भी नहीं। साथ था कि नशे में होने के बावजूद मैं पूरी तरह अलर्ट था। मैंने मजाक उड़ाते हुए गू किंगहान के हाथ को अपने गाल के पास खींचा और फिर अपना सिर झुकाकर उसके हाथ के पिछले हिस्से पर रख डाला। गू किंगहान, मुझे ये पसंद है। मेरा ये रूप देखकर गू किंगहान की सांसें अचानक भारी हो गईं। उसने मुझे अपना हाथ छूने दिया और उद चुपचाप अपना सिर झुकाकर ड्रिंक करने लगी। कुछ ही देर बाद मैंने अचानक फिर से ऑर्डर दिया। दूसरा हाथ दो, पहले वाला बहुत गर्म था, मुझे पसंद नहीं आया। गो किंगहान ने भी चुपचाप अपना दूसरा हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसे ध्यान से सहलाया और कॉन्फर्म किया कि यह भी मुझे पसंद है। गू किंगहान, तुम्हारा यह हाथ गर्म नहीं है। मेरे इतना कहते ही जो इंसान अब तक मुश्किल से वुड को कंट्रोल किए हुए था, उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और मुझे अपना सिर झुकाकर उसके हाथ के साथ खेलते हुए देखा। उसे अचानक रिलीफ फील हुआ कि मेरा फोकस उस पर नहीं है। लेकिन अगले ही पल मेरा फोकस जो उसके हाथ पर था वो हटा और मेरी आंखें बिना झपके सीधा उसे घूरने लगी। गू किंगहान, तुम्हारा चेहरा कितना लाल हो रहा है। तुम पक्का नशे में हो। यह सुनकर गू किंगहान ने इंस्टिंक्टिवली अपने दूसरे हाथ से अपना माथा पकड़ा। शेनमो, जरा उद को देखो, नशे में कौन है? मेरी आंखें चमक उठी। तुमने क्या कहा? मुझे देखने दो, क्या सच में इतनी अच्छी बात है? गू किंगहान की हैरान नजरों के बीच में खिरा हो गया और अगले ही सेकंड में बिल्कुल उसके सामने आ गया। इस पल गू किंगहान की बॉडी एकदम टेंस हो गई और उसकी सांसें अटक गईं। लेकिन जब उसने मेरी नशीली आंखें देखी तो उसने उद को रिलैक्स किया और चुपचाप मेरी बॉडी के सेंट को महसूस करने लगी। अगर मैं थोड़ा सा भी आगे बढ़ता तो हमारी नाक आपस में टकरा जाती। एक पल के लिए वो भी मेरे करीब आना चाहती थी, लेकिन थैंकफुली उसने अपना माइंड कंट्रोल कर लिया। हालांकि मैं और भी बोल्ड होता जा रहा था और उसे टच करने लगा और आयर में मैंने उसके ईयरलोब को छू लिया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, गू किंगहान कंट्रोल खोने ही वाली थी। उसने दांत पीसते हुए अपना सिर घुमाया ताकि वो मेरी गर्म सांसों से बच सके और घबराते हुए मुझे मनाने लगी। शेनमो, प्लीज मजाक मत करो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तुम्हें सुनाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उसे एक रर्जी गुस्से वाले लुक के साथ घूरा। तभी गू किंगहान को लगा कि मैं शायद गुस्सा होने वाला हूं, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि मेरी नजरें उसकी नाक से होते हुए उसके होठों पर गईं और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकने लगी। आखिरकार मेरी नजरें एक आस जगह पर आकर रुक गईं। मेरे इस लुक को देखकर गू किंगहान के पसीने छूट गए। वो अपनी लाइफ की सबसे फास्ट स्पीड से अपनी जगह से खैरी हो गई। शेनमो, कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। मैंने एकदम इनोसेंट फेस बना के अपना सिर खुजाया। तुम डर क्यों रही हो? मैं नहीं डर रही। मैं तुम्हारा कोई गलत यायदा नहीं उठाने वाला। और वैसे भी अभी तुमने ही तो मुझे देखने के लिए कहा था। मैंने कब उसकी बात बीच में ही रुक गई जब गू किंगहान को अचानक याद आया कि उसने सच में मुझे देखने के लिए कहा था। तुमने गलत सुना, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, मेरा फेस एकदम साद और मासूम सा हो गया। गू किंगहान मुझे ऐसे दुखी नहीं देख सकती थी, और जब उसने देखा कि मैं नशे में ठीक से खेरा भी नहीं हो पा रहा हूं तो डर के मारे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो हार मानकर मेरे सामने आई और कॉम्प्रोमाइज करते हुए बोली, ठीक है, टच कर लो, लेकिन कुछ जगहों पर तुम टच नहीं कर सकते। मेरी ही गलती है। एक ड्रंक इंसान से मैं क्या ही लॉजिक ढूंढ रही हूं, उसे मान जाते देख मैंने सेटिस्फैक्शन के साथ गू किंगहान का कंधा थपथपाया। गू किंगहान, मुझे सोना है। ये सुनते ही गू किंगहान एकदम सुन्न होकर अपनी जगह पर खेरी रह गईं। सोना है? तुम कैसे सोना चाहते हो?
मुंह धोऊंगा, ब्रश करूंगा और बेड पर लेटकर आंखें बंद करके सो जाऊंगा। कुछ ही पल बाद गू किंग हान मुझे सपोर्ट करते हुए मेरे पीछे पीछे अपस्टेज आई और सीधा गेस्ट रूम में चली गई। जब वो मेरे पीछे अंदर आई तो उसने देखा कि मैं एक नया टूथब्रश पकड़े उसे देखकर मुस्कुरा रहा हूं। फिर मैंने बाथ टावल जैसी चीजें निकाली और एक एक करके उसके हाथों में पकड़ा दी और पूरी सेटिस्फैक्शन के साथ वहां से निकल गया। गू किंग हान अपनी बाहों में वो सारे अनबॉक्स्ड आइटम्स पकड़े खड़ी थी और समझ नहीं पा रही थी कि युद्ध की फीलिंग्स को कैसे डिस्क्राइब करे। ये सोचकर गू किंग हान को अचानक लगा कि वो शायद पूरी लाइफ मेरे ही कंट्रोल में रहने वाली है। तभी बाहर से मेरी आवाज गूंजी। वो घबराकर तुरंत बाहर आई और देखा कि मेरे मुंह में पहले से ही टूथपेस्ट भरा हुआ है और मैं ब्रश कर रहा हूं। मैंने अपना सिर टेढ़ा किया और उसे विश किया, गुड नाइट शेनमो, गुड नाइट। कुछ मिनट्स बाद गू किंग हान मेरे बेड के पास खड़ी थी और मुझे ब्लैंकेट में लिपटकर गहरी नींद में सोते हुए देख रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, मेरे रूम की लाइट ऑफ की और वहां से निकल गई। लेकिन गू किंग हान वूद अपने घर वापस नहीं गई, बल्कि वो मेरे बगल वाले गेस्ट रूम में सो गई। उसने दोनों रूम्स के दरवाजे ओपन रखे थे। उसे पता था कि ड्रंक इंसान को रात में उल्टी या सांस घुटने का खतरा हो सकता है और वो मेरे लिए टेंशन में थी। थैंकफुली अगले दिन सुबह तक मैं बहुत आराम से सोता रहा। उसने किसी से हंगओवर सूप मंगवाया, उसे टेबल पर रखा और मेरे लिए एक मैसेज छोड़कर कंपनी के लिए निकल गई। दोपहर में मुझे बहुत और किचन से पानी लेकर बाहर आया, तभी मेरी नजर टेबल पर रखे 2 थर्मोस कंटेनर्स पर पड़ी। मैंने फ्राउन किया और सोचने लगा कि ये क्या चीज है। जब मैं करीब गया और थोड़ा ऑब्जर्व किया कि ये कोई बम वम तो नहीं है, तब जाकर मैंने उसका ढक्कन खोला। अंदर से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने इंस्टिंक्टिवली अपने चारों तरफ देखा। मुझे याद आया कि कल रात मैंने और गू किंग हान ने एक साथ खाना खाया था। और फिर जैसे ही मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला, कल रात के सारे सीन्स एक एक करके मेरे माइंड में फ्लैश होने लगे। जब मुझे रियलाइज हुआ कि कल रात मैंने गू किंग हान का कैसे जायदा उठाया था, मैं वहीं का वहीं सुनना बच गया। वो मैं था, वो इंसान जो किसी का ज्यादा उठाने के बाद भी इतना कॉन्फिडेंट था। क्या वो सच में मैं था? मैं सीधा सोफा पर जाकर गिर तड़ा और यूथ को सोफा पर उछलने दिया। मुझे लगा मेरा गेम ओवर हो चुका है। मेरा गू किंग हान को इस तरह से तंग करना अब इस लेवल तक पहुंच चुका था कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड भी मेरे लिए एक्शन ले रहा था। अब मैं गू किंग हान का फेस कैसे फेस करूंगा? क्या ऐसा नाटक करूं कि मुझे कुछ याद नहीं है? क्या गू किंग हान यकीन करेगी? मैं अभी कंफ्यूजन में ही था कि अचानक डोरबेल बजी। मैं एक जिंदा लाश की तरह सोफा से उठा और हवा में तैरता हुआ सा डोर ओपन करने गया। कुछ सेकंड्स बाद जब मैंने देखा कि डोर के बाहर गू किंग हान खड़ी है, तो मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया और मैंने तुरंत डोर वापस बंद कर दिया। जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अभी अभी क्या बेवकूफी की है, तो मेरा चेहरा राख जैसा सेध पड़ गया। मेरा ये एक्शन सा बता रहा था कि मुझे कल रात का सब कुछ याद है। डोर के इस तरह से भी मैं बाहर खड़े इंसान की हंसी सुन सकता था। मैंने एक गहरी सांस ली और हार मानते हुए डोर को दोबारा खोल दिया। मुझे पता है कि कल रात मैंने बहुत ओवर कर दिया था। तुम मुझे गालियां दे सकती हो। मैंने अपना सिर झुकाकर उससे मारी मांगी और अपनी आंखें बंद। लेकिन जिस थप्पड़ को मैं इमेजिन कर रहा था वो नहीं बढ़ा, बल्कि एक गर्म हाथ ने बहुत प्यार से मेरे सिर को सहलाया। मुझे इतना हैरान और डरा हुआ देखकर गू किंग हान के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसने पलटकर मुझसे पूछा, तुमने ओवर कहां किया? और वैसे भी तुम्हें कैसे पता कि वो सब मेरी मर्जी से नहीं था? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, गू किंग हान का चेहरा बिल्कुल मेरे करीब आ गया। शेनमो, तुम्हें पता है कल रात जब तुम मेरे इतने करीब थे तो मैं क्या करना चाहती थी? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन गू किंग हान के ये सवाल पूछते ही मेरी नजरें ऑटोमेटिकली उसके होठों पर जाकर टिक गईं। गू किंग हान क्या करना चाहती थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या करना चाहता था। शायद उसे मेरी थिंकिंग का अंदाजा हो गया था। उसने अपनी हेल्स जमीन पर वापस रखी और पीछे हटी। मेरे पास से गुजरते हुए उसने बस एक लाइन छोड़ी, मेरी थिंकिंग भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही है। यह सुनकर मेरा चेहरा क्वेश्चन मार्क से भर गया और मैं जल्दी से उसके पीछे भागा। मेरी थिंकिंग, तुम्हारी थिंकिंग? मैं अभी क्या सोच रहा था इसे कैसे पता चला? अनफॉर्चुनेटली गू किंग हान ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सीधा टेबल पर रखी उस हैंगओवर टी और पोरेज पर गईं, जिन्हें मैंने अभी तक छुआ भी नहीं था। तुम अभी उठे हो ना? मैं उससे और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि ऐसा करने से लगेगा कि मुझे बहुत ज्यादा केयर है, इसलिए मैंने अपने क्वेश्चंस को होल्ड किया और फुल एटीट्यूड में बस बोल दिया। मैंने देखा कि गू किंग हान यूं ही किचन से बोल्स और स्पून्स ले आई है। जिस तरह से उसने पोरेज और हंगओवर सूप सर्व किया, मुझे लगा कि सामने वाला इंसान ये सब काम करने में कितना एक्सपर्ट है। अचानक मुझे याद आया कि जब मैं उठा था तो डाइनिंग टेबल एकदम क्लीन थी। मुझे तुरंत उद पर शर्म आने लगी। कल रात क्या तुमने ही पूरा डाइनिंग एरिया क्लीन किया था?
हाँ, बस ऐसे ही कर दिया था। अब जल्दी से आके खा लो। ये इंसान हर चीज को कितने परफेक्ट तरीके से प्लान करके करता है। ये मुझे परस्यू कर रही है या फिर एक बच्चे को पाल रही है। जब मैंने देखा कि गू किंग हान ने मेरे लिए चेयर भी खींच दी है तो मैं जाके बैठ गया और उस सॉफ्ट और क्रीमी याम पोरिज का एक बाइट लिया। उसने अभी अभी अपना फोन निकाला था और मुझे खाते हुए देखा। तुम नहीं खा रही? मैंने कंपनी के कैफेटेरिया में खा लिया था। तो जब तुम खा चुकी हो तो फिर यहां क्यों? मेरी बात आधी ही रह गई और मुझे तुरंत रियलाइज हो गया कि मैं क्या पूछ रहा हूं। मैंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। लेकिन गू किंग हान ने इतना अच्छा चांस कैसे जाने देती? मैं तो बस ये देखने आई थी कि हमारे यंग मास्टर शेन सोकर उठे हैं या नहीं। मेरे पास आजकल कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा आलसी हो गया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं रोज दोपहर तक सोता हूं। मेरा ये रिएक्शन देखकर गू किंग हान अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसे लगता था कि भले ही मैं कुछ न करूं, बस मुझे देखते ही उसका मूड आउट ऑफ कंट्रोल होकर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। क्योंकि गू किंग हान बहुत जोर से हंस रही थी, मैंने उसे अनॉयंस के साथ घूरा और जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म किया। लेकिन जैसे ही मैंने खाना खत्म किया, मैंने देखा कि गू किंग हान दोबारा बर्तन उठाने के लिए खड़ी हो रही है। अरे नहीं नहीं, मैं सच में इतना यूजलेस नहीं हूं। मैं यूज करूंगा, कोई गेस्ट घर के काम करे, ये कैसा लगेगा? ये कहते हुए मैंने थर्मोस और बोल्स उठाए और किचन में ले गया। फिर मैंने अपनी स्लीव्स ऊपर की और उन्हें धोना शुरू किया। मेरी साइड विजन से मैंने देखा कि पता नहीं कब गू किंग हान भी मेरे पीछे पीछे आ गई और किचन के डोर पर खैरी मुझे घूर रही है। मुझे अचानक बहुत ऑकवर्ड फील हुआ। क्या तुम्हें ट्रस्ट नहीं है कि मैं घर के काम कर सकता हूं? नहीं, तो फिर मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? कहीं तुम बोर ना हो जाओ इसलिए? अच्छा, तो हमारी सीईओ गू ने कब से चैटिंग पार्टनर का बिजनेस शुरू कर दिया? क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है? गू किंग हान को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि उसने मेरे साथ खेलते हुए एक डीप थिंकिंग वाला फेस बनाया। उसने मुझे बर्तनों को डिसइंफेक्शन कैबिनेट में रखते और फिर मुड़कर थर्मोस उठाते हुए देखा। प्रॉफिटेबल इतना भी प्रॉफिटेबल नहीं है। ये कहकर उसने मुझे एक टिश्यू पेपर दिया। मेनली ये बॉस को खुश करने के लिए है ना मिस्टर शेन? मैंने अपने हाथों का पानी पोंछा और एक फेक कोल्ड एटीट्यूड दिखाते हुए कहा। मुझे तो ये बहुत ही एवरेज लगा। एवरेज? एवरेज क्यों मिस्टर शेन? जरा बताइए कि इसमें एवरेज क्या है? मेरे सामने खड़ी इस लबी का फिगर कितना परफेक्ट और कर्वी था। मेरी आंखें चमक उठी।